Hello students, how are you all? Now as we have completed our statistical techniques portion, now let us start with the numerical method portion. Now the first topic of numerical method portion is the solution of simultaneous linear algebraic equations. ये चैप्टर का नेम है. अब इसका पहले तो मतलब समझो. सल्यूशन ऑफ मीन्स आंसर, किसी चीज़ का आंसर. किसका आंसर निकालना है? साइमल्टेनियस लीनियर एल्जेब्राइक इक्वेशंस. यानी हमें बहुत सारी एल्जेब्राइक इक्वेशंस दी होंगी. कौन सी एल्जेब्राइक? लीनियर, जिनकी डिग्री 1 है, और हमने उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. इसको समझने के लिए एक मैं आपको दिखाती हूँ सम. फॉर एग्जाम्पल हमें 3 लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं. लीनियर कैसे हैं, हमें कैसे पता लगा ये लीनियर है? बिकॉज द डिग्री ऑफ एवरी अननोन वेरिएबल x1, x2 एंड x3 इज़ 1. कोई स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूब नहीं है, लीनियर इक्वेशंस हैं. हमें 3 लीनियर इक्वेशंस गिवन है और 3 ही अननोन वेरिएबल्स हैं, x1, x2, x3. और हम क्या करेंगे, इन 3 लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. साइमल्टेनियसली मीन्स इकट्ठे, और एक साथ ही हमें x1, x2 और x3 का आंसर मिलेगा. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस टॉपिक. वी आर गोइंग टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस बाय सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली. गॉट दैट? ठीक है. अब देखो, मैंने आपको इक्वेशंस दिखाई. उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए we have many methods. ठीक है. so methods for solving equations, इसका हमने बुक से थियोरी करनी है. इसके मैं आपको नोट्स भी दूंगी. ठीक है. एक वीडियो में आपको सेपरेट सारे चैप्टर्स की थियोरी की बनाऊंगी. ठीक है. चलो, उसके बाद अब हमने इन इक्वेशंस को, जो मैंने आपको 3 इक्वेशंस दिखाई हैं 3 अननोन वेरिएबल्स में, हमें 4 अननोन वेरिएबल्स में 4 इक्वेशंस भी गिवन हो सकती हैं. ठीक है. इससे ज़्यादा नहीं गिवन हो सकती. हमें 3 इक्वेशंस या 4 इक्वेशंस, यही न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में गिवन होते हैं, और हमने उतने अननोन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना होता है. तो ये करने के लिए, सॉल्व करने के लिए वी हैव मैनी मेथड्स. कुछ हमारे सिलेबस में है, कुछ नहीं है. द नेम्स ऑफ दोज मेथड्स आर गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस सीडल, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड. ये चारों हमारे सिलेबस में हैं. Other one is Cramer's method, factorization method, Jacobi's method. ये 3 हमारे सिलेबस में नहीं है. So we'll focus on first 4 methods. Fine. Now let us start with the Gauss elimination method. आपको याद है Gauss elimination method हमने कर्व फिटिंग में यूज़ किया था to solve the 3 normal equations of parabola. ठीक है. तो वही गॉस एलिमिनेशन है. अब यहाँ पर रेपिटेशन होगी, बट मैं इसको अच्छे से करवाऊंगी, ये समझकर कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो. राइट. नाउ अ लिटिल बिट ऑफ थियोरी. इंट्रोडक्शन टू गॉस एलिमिनेशन. गॉस एलिमिनेशन मेथड इज वन ऑफ द डायरेक्ट मेथड्स यूज्ड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन. डायरेक्ट मेथड. अब एक बात हल्की सी समझ लो, बाकी थियोरी जब करवाऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वी हैव 2 कैटेगरीज ऑफ मेथड्स. द फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ डायरेक्ट मेथड्स, द सेकंड कैटेगरी इज ऑफ आइट्रेटिव मेथड्स. ये थियोरी का पोर्शन हम थियोरी में करेंगे, बट हल्का सा इसको इंट्रोड्यूस मैं करवा देती हूँ. डायरेक्ट मेथड्स वो होते हैं जिनमें हमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स पता हो कि इतने स्टेप्स करेंगे तो आंसर आ जाएगा. दे आर डायरेक्ट मेथड्स. ठीक है. कि हमें पता है कि 3 इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस में से हमने सॉल्व करने के लिए ये वाले स्टेप्स करेंगे, तो इतने स्टेप्स के बाद वी विल गेट द आंसर. दे आर डायरेक्ट मेथड्स. अदर वन आर आइट्रेटिव मेथड्स. आइट्रेटिव मेथड्स में क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि हमारा आंसर कब आएगा, कौन सी आइट्रेशन में आएगा. हमने एक बार सॉल्व किया, आंसर नहीं आया, फिर सॉल्व किया, आंसर नहीं आया, तब तक सॉल्व करते जाएंगे जब तक आंसर नहीं आ जाता. सो दे आर आइट्रेटिव मेथड्स, और ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसमें कि कितनी आइट्रेशंस कौन से न्यूमेरिकल को लगेंगी सॉल्व करने के लिए. सो दे आर आइट्रेटिव मेथड्स. तो ये जो 3 मेथड्स हैं, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन एंड मैट्रिक्स इन्वर्स,
These three methods come under the category of direct methods. और जो गॉस सीडल है एंड जैकोबी है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये दोनों आइटरेटिव मेथड की कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट। सो हमारे सिलेबस में 3 डायरेक्ट मेथड्स हैं, गॉस एलिमिनेशन, जॉर्डन एंड मैट्रिक्स इनवर्स, एंड 1 आइटरेटिव मेथड इज देयर, गॉस सीडल। तो ये 4 हमने पढ़ने हैं, देन दिस टॉपिक विल बी ओवर, फाइन। सो इसलिए लिखा हुआ इट इज़ वन ऑफ द डायरेक्ट मेथड्स, फाइन। This method is a systematic process of eliminating unknowns from linear equations. ये लाइन अभी आपको क्लियर नहीं होगी जब तक मैं आपको इसका न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगी। हमने इसमें अननोन्स को एलिमिनेट करना होता है, ये न्यूमेरिकल से ही क्लियर होगा। Here system of n equations in n unknown variables, जैसे सपोज करो अगर हमारे पास 3 अननोन वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3, तो हमें 3 इक्वेशंस गिवन होंगी। अगर 4 अननोन वेरिएबल्स फाइंड करने हैं x1, x2, x3, x4, देन डेफिनेटली हमें 4 लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी। सो n नंबर ऑफ इक्वेशंस विल बी गिवन टू सॉल्व n नंबर ऑफ अननोन्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, गॉस एलिमिनेशन में हम इक्वेशंस को ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सिर्फ इसको याद रखो, अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आप देखोगे कि ट्रायंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशंस को इसमें ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रायंगुलराइजेशन। एंड जब इक्वेशंस ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं तो फिर हम लास्ट इक्वेशन से शुरू होके आंसर्स फाइंड आउट करते जाते हैं, ऊपर वाली इक्वेशंस में जाते जाते आंसर्स फाइंड आउट करते जाते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अभी मैंने इतना क्लियरली नहीं बताया बिकॉज एग्जाम्पल के बिना क्लियर नहीं होगा। सो इतना याद रखो दैट गॉस एलिमिनेशन इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, triangularization and backward substitution. Now let us start with our first numerical. The numerical is solve the linear equations using Gauss elimination method. Now we are given 3 linear equations और 3 ही हमारे पास unknown variables हैं x1, x2, x3, ठीक है। So कौन सी 3 equations given है? बेटा एक बात मेरी ध्यान से सुनो, याद रखो कि जब आप क्वेश्चन पेपर से इक्वेशंस नोट डाउन करते हो तब आपने नोट डाउन करने के बाद दोबारा चेक करना है कि मैंने इक्वेशंस ठीक नोट डाउन की हैं, मैंने कॉन्स्टेंट्स 2, 3, -1, 5 ये सब ठीक से नोट डाउन किए हैं, मैंने प्लस माइनस के साइन ठीक से नोट डाउन किए हैं। बिकॉज आंसर तो किसी भी इक्वेशन का आ जाएगा बट वो आंसर फिर आपका गलत होगा, इतनी मेहनत सारी ख़राब हो जाएगी, सारा टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। सो जब भी आप कोई स्टेटमेंट नोट करते हो, ज़रूरी नहीं एलिमिनेशन की, कोई भी स्टेटमेंट नोट डाउन करते हो चाहे वो स्टैट्स के चैप्टर की हो, एक बार नोट डाउन करके ज़रूर वेरीफाई कर लिया करो कि मैंने ठीक से नोट डाउन किया है, फिर उसके बाद प्रोसीड करा करो, ठीक है। सो दीज आर 3 linear equations which are given to us and we are to solve them using Gauss elimination method. गॉस एलिमिनेशन मेथड का बेटा पहला स्टेप होता है ट्रायंगुलराइजेशन, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, मैंने क्या किया, मैंने तीनों इक्वेशंस का नेम रख दिया। फर्स्ट इक्वेशन को R1 कह दिया, मींस रो नंबर 1। सेकंड इक्वेशन को R2 कह दिया, थर्ड इक्वेशन को R3 कह दिया। अभी तक मैंने इतना किया, दिस इज़ R1, दिस इज़ R2 एंड दिस इज़ R3, ठीक है। अब ध्यान से सुनो हमने करना क्या है गॉस एलिमिनेशन में। ट्रायंगुलराइजेशन का मतलब होता है कि हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ट्रायंगुलर फॉर्म का क्या मतलब है, याद रखो हमने इन इक्वेशंस को ऐसे कन्वर्ट करना है कि जो लास्ट इक्वेशन है ना उसमें सिर्फ एक अननोन वेरिएबल रह जाए। x जैसे 3 इक्वेशंस हैं तो लास्ट इक्वेशन में सिर्फ x3 रह जाए, यानी x1 और x2 वाली टर्म 0 हो जाए, सिर्फ x3 रह जाए। सेकंड लास्ट वाले में 2 अननोन वेरिएबल्स रह जाएं, जैसे x1 एलिमिनेट हो जाए। अब आप देखो इस इक्वेशन में से ये 2 एलिमिनेट हो गए, इस इक्वेशन में से ये एलिमिनेट हुआ, तो ये ट्रायंगल बन गया ना। तो दिस इज़ ट्रायंगुलराइजेशन। तो ये स्टेप में हमने इक्वेशंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि लास्ट R3 में एक अननोन रह जाए, R2 में 2 अननोन वेरिएबल्स रह जाएं और R1 में तीनों ही हैं। तो हमने अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है। सो लेट अस सी कि अब हमने इस स्टेप को परफॉर्म कैसे करना है। अब देखो ध्यान से, हमने
यहाँ से x1 को, सेकेंड इक्वेशन से x1 को एलिमिनेट करना है, थर्ड इक्वेशन से x1 एंड x2 दोनों को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप बनेगा टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R2 एंड R3, यही बनेगा ना। और सेकेंड स्टेप क्या बनेगा, टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम R3, तभी ट्राइंगल रहेगा। बेटा बात क्लियर है। तो इसको और रिफाइंड वे से हमने कैसे लिखना है, हमने लिखना है स्टेप नंबर 1, टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस प्रेजेंट आफ्टर R1। R1 के बाद जितनी इक्वेशंस पड़ी हैं, R1 के बाद कितनी इक्वेशंस है, R2 एंड R3, तो उन इक्वेशंस में से हमने x1 को रिमूव करना है, x1 R1, ठीक है। x1 को रिमूव करना है, वो सारी इक्वेशंस जो R1 के बाद हैं। x2 को रिमूव करना है, वो सारी इक्वेशंस जो R2 के बाद हैं, ठीक है। ऐसे बनती है स्टेटमेंट, टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस प्रेजेंट आफ्टर R1। R1 के बाद जितनी इक्वेशंस है, R1 के बाद कौन सी इक्वेशंस है, R1 के बाद है R2 एंड R3। सो R1 के बाद जितनी इक्वेशंस हैं उनमें से x1 को रिमूव करना है, यानी हमने R2 और R3 में से x1 को रिमूव करना है। ये हमारा पहला स्टेप है, मेन स्टेप। जब हमारा कोई भी मेन स्टेप हो जाता है, तब हम जो नई इक्वेशंस आई हैं उनको दोबारा लिखते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहला स्टेप समझ आया कि हमने ऐसा क्यों बनाया, बिकॉज हमने x1 को एलिमिनेट करना है R2 और R3 में से। एंड गॉस एलिमिनेशन का तरीका ही यही होता है कि अगर हमने x1 को एलिमिनेट करना है तो R1 के बाद वाली इक्वेशंस में से करना है, R1 में से नहीं करना, यानी R2 और R3 में से x1 को एलिमिनेट करना है। तो अब ये जो हमारा मेन स्टेप है, इसके हम दो छोटे छोटे सब स्टेप्स बना सकते हैं। क्या, टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R2 पहला सब स्टेप, टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R3 दूसरा सब स्टेप, ठीक है। सो पहला सब स्टेप है टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R2, और दूसरा सब स्टेप क्या बनेगा इस स्टेप का, टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R3। जब हम ये दोनों स्टेप्स कर लेंगे तो हमारा मेन स्टेप ओवर हो जाएगा। और जब भी हमारा कोई मेन स्टेप ओवर होता है तो हम न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को दोबारा लिखते हैं, जो इक्वेशंस आई। देखो इन इक्वेशंस में x1 है ही नहीं R2 और R3 में, तो ये हमने करना है। कैसे करना है अभी मैंने ये नहीं बताया, अब मैं ये बता रही हूँ करना क्या है और क्या होगा करने के बाद। क्या होगा, x1 एलिमिनेट हो जाएगा R2 और R3 में से, ठीक है। तो चलो हम पहला सब स्टेप करते हैं, टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R2, ठीक है। तो अब हमने इसके लिए एक फॉर्मूला रेडी करना है। अब फॉर्मूला कैसे रेडी करना है इसको ध्यान से समझो। स्टेटमेंट क्या है या हमने करना क्या है, वी आर टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R2। किससे एलिमिनेट करना है, R2 में से। तो सबसे पहले R2 लिख लिया फॉर्मूला बनाने के लिए। किस में से एलिमिनेट करना है, R2 में से, तो क्या लिखा R2। अगले स्टेप में देखो किस में से एलिमिनेट करना है, R3 में से, तो क्या लिखा R3। मैं दोनों फॉर्मूले इसको साथ साथ समझाऊंगी ताकि फॉर्मूला बनाना आ जाए आपको। लिख लिया हमने, R2 में से एलिमिनेट करना है तो R2 लिख लिया। क्या एलिमिनेट करना है, x1, तो R1 लिख दिया। थोड़ी जगह छोड़ के R2 के बाद थोड़ी जगह छोड़ के क्या लिख दिया, R1, x1 R1। इसमें भी x1 एलिमिनेट करना है तो R1, और जो जगह छोड़ी उसमें क्या करना है, माइनस का साइन डालना है। माइनस का साइन डाला और ऊपर लिखा A, नीचे लिखा A, ठीक है। A के सबस्क्रिप्ट में क्या लिखना है, ये क्या सीक्वेंस बनी, 2 1 बनी ना, 2 1, सो A 2 1। ये क्या सीक्वेंस बनी, 3 1, तो A 3 1 न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या करना है, जो ये वाला है सेकंड वाला R है, क्या है R1, इसको 2 टाइम्स लिख देना, A1 1। सेकंड क्या है R1, A1 1। दोबारा समझो फॉर्मूला कैसे तैयार करना है। पहले तो स्टेप क्लियर हो गया ना आपको, हमने x1 को एलिमिनेट करना है R2 एंड R3 में से। तो इस मेन स्टेप को हमने 2 सब स्टेप्स में डिवाइड कर लिया। टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R2 एक सब स्टेप बना लिया, एंड टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R3 दूसरा सब स्टेप बना लिया, ठीक है। नाउ हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R2। तो फॉर्मूला बनाना है, कैसे बनाना है, किस में से एलिमिनेट करना है, R2 में से R2 लिख दिया, माइनस डाला A, अभी ये छोड़ दो, ये हमने A वाला छोड़ दो। क्या एलिमिनेट करना है, x1, तो R1। तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, A सीक्वेंस इज 2 1, सो 2 1 डिवाइडेड बाय
दिस इज R1, तो इसी को 2 टाइम्स लिख देना A11। फाइन। ऐसे ये फॉर्मूला देखो, मैं फॉर्मूलेस पे कंसंट्रेट कर रही हूँ पहले, राइट। वी आर टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R3, सो R3 में से करना है, वी हैव रिटन R3, थोड़ी जगह छोड़ के क्या एलिमिनेट करना है x1, सो क्या लिखा R1, x1 नहीं लिखना R1 रो लिखनी है, एंड माइनस का साइन डाला, a व्हाट इज द सीक्वेंस 3 1, सो 3 1 डिवाइडेड बाय दिस इज 1 A11। चलो फॉर्मूला को और अच्छे से समझने के लिए सपोज कि हमने ये वाला स्टेप कर लिया, करने के बाद हमारे पास न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऐसी आई, अब हमने आगे क्या करना है, आगे हमने R3 में से x2 को भी एलिमिनेट करना है ना। तो फॉर्मूला देखो, हमने क्या करना है, वी आर टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम R3 में से x2 को एलिमिनेट करना है। सो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, कहाँ से एलिमिनेट करना है, R3 में से, राइट। सो R3 लिखा, माइनस डाल के जगह छोड़ दी, और क्या एलिमिनेट करना है x2, तो क्या लिखा R2, और सीक्वेंस क्या बनी 3 2, सो A32 डिवाइडेड बाय दिस R2, सो A22। तो ऐसे फॉर्मूला तैयार करना है। फाइन। और न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलो अब वापस आते हैं। वी वर ट्राइंग टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R2, तो हमने फॉर्मूला तैयार कर लिया R2 माइनस R1 A21 बाई A11। अब ये A21 A11 क्या है, इनको ध्यान से समझो, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। अगर हम इक्वेशंस देखें तो जो पहली रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कांस्टेंट इसको कहेंगे A11। ये मैं लिख देती हूँ आपको, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इसको आपको पता होना चाहिए। दिस इज A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कांस्टेंट, राइट। दिस इज A12 A13 A14। दिस इज सेकेंड रो A21 A22 A23 A24। This is third row A31 A32 A33 A34। Fine. So these are the constants. A11 is 2, A12 is 3, A13 is -1, माइनस को इग्नोर नहीं करना, A14 is 5, A21 is 4, A22 is 4, A23 is -3, A24 is 3, A31 is 2, A32 is -3, A33 is 2 and A34 is 2। सो ये कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट। तो इस तरह हमने करना कि हमने फॉर्मूला तैयार कर लिया, फॉर्मूला एक बार आ जाए देन नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी सिंपल। हमने R2 में R2 इक्वेशन डाल देनी है। व्हाट इज़ R2? R2 इज़ 4x1 प्लस 4x2 माइनस 3x3। लेफ्ट हैंड साइड्स की पहले बात करेंगे, तो मैंने डाल दिया 4x1 प्लस 4x2 माइनस 3x3, R2 डाल दी, माइनस डाला A21। What is A21? A21 is 4. Fine. Divided by A11. What is A11? A11 is 2. So 4 divided by 2. And R1 is multiplied. So bracket में मैंने R1 भी डाल दी. What is R1? 2x1 plus 3x2 minus x3. तो मैंने ये भी डाल दी। ये लेफ्ट हैंड साइड्स की बात हो गई। अब राइट हैंड साइड्स, राइट हैंड साइड का R2 कितना है 3 माइनस A21 A11 उतने ही रहते हैं, 4/2 ही रहेंगे। R1 की राइट हैंड साइड इज़ 5, सो मैंने ये डाल दिया। ध्यान से देखना इसको, ठीक है, फिर आगे प्रोसीड करना। अब हमने जस्ट इनको सॉल्व करना है, इनकी कटिंग कर दी, इक्वेशन से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन है तो सारे साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे। इक्वेशन खोल दी, ब्रैकेट खोल दी, तो देखो 4x1 और माइनस 4x1 कट गए, तो हमारी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये रह गई एंड वी हैव एलिमिनेटेड x1 फ्रॉम R2। ये नई R2 है जिसमें x1 एलिमिनेटेड है, जो हम चाहते थे वो कर दिया हमने। वी हैव एलिमिनेटेड x1 फ्रॉम R2, सो दिस इज आवर न्यू R2 विदाउट x1। फाइन। नेक्स्ट स्टेप इजीली क्लियर हो जाएगा। वी आर टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R3। फॉर्मूला बनाएं R3 x1 तो R1, सीक्वेंस इज A31 बाई A11 और माइनस का साइन। तो हमने क्या करना है, हमने फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। देखो ध्यान से, R3 तो R3 कितनी है, R3 इज 2x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3, पहले लेफ्ट हैंड साइड्स, तो R3 लिख दी सारी। उसके बाद A31 बाई A11, सो A31 इज 2, A11 इज 2। सो हम इक्वेशन इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, हम R3 लगाते हैं, A31 A11 एंड R1 पुट करते हैं। सो हमने इक्वेशंस फॉर्मूले में मैंने इक्वेशंस पुट कर दी, सॉल्व किया,
तो 2x1 माइनस 2x1 कट गए। देखो हम x1 को एलिमिनेट कर रहे हैं तो हमेशा ऐसा होगा कि x1 कट जाएंगे, ज़ीरो हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज फॉर्मूला बनता ही इस तरह का है कि वो x1 को एलिमिनेट कर दे, या जिसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं फॉर्मूला बनता ही ऐसे है कि वो उस चीज़ को एलिमिनेट कर देता है। और अगर आपका एलिमिनेट नहीं हो रहा, इट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक्स, राइट? सो द फाइनल इक्वेशन वी गेट 2x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 1। सी x1 एलिमिनेट हो चुका है, फाइन। सो अब हमने क्या किया, अब हमने जो 2 सब स्टेप्स थे टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R2 एंड टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R3, किसके सब स्टेप्स थे? इस मेन स्टेप के। तो ये मेन स्टेप हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, और जब भी मेन स्टेप कंप्लीट होगा हम इक्वेशंस को दोबारा लिखेंगे। सो न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, देखो R1 में तो कोई चेंजेस नहीं हुए, R1 में हमने कुछ नहीं किया, सो हमने R1 को ऐसा लिख लिया 2x1 3x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 5। सो R1 को हमने ऐसा लिख लिया। R2 हमने न्यू लिखी, जो न्यू R2 हमारे पास आई थी 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 7, फाइन। और R3 भी हमने न्यू वाली लिख ली, जो न्यू R3 आई है वो हमने लिख ली। अब देखो हमने x1 को एलिमिनेट कर लिया फ्रॉम ऑल इक्वेशंस विच आर प्रेजेंट आफ्टर R1, दैट इज फ्रॉम R2 एंड R3। अब नेक्स्ट हमने ट्रायंगुलराइजेशन के लिए क्या करना है, वी आर टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस प्रेजेंट आफ्टर R2। R2 के बाद कौन सी पड़ी है? एक ही है, R3। सो इट मीन्स हमने x2 को R3 में से एलिमिनेट करना है। सो सेकेंड मेन स्टेप इज टू एलिमिनेट x2 from all equations present after R3, फाइन। और इसका एक ही सब स्टेप बनेगा टू एलिमिनेट x2 from R3, फाइन। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन द फॉर्मूला। हमने कहाँ से एलिमिनेट करना है? हमने R3 में से एलिमिनेट करना है, ठीक है। और तो हमने R3 लिख लिया, और हमने क्या एलिमिनेट करनी है? वी आर टू एलिमिनेट x2, तो लिख दिया R2 एंड सीक्वेंस इज 3 2, सो A32 बाय A22, फाइन। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो। अब ये R3 R2 ये हमने न्यू वाले यूज़ करने हैं, ये वाले। अब हमने इन इक्वेशंस को भूल जाना है, जो नई आई हैं लेटेस्ट उनको यूज़ करना है, फाइन। सो R3 डाली 2x2 माइनस x3, लेफ्ट हैंड साइड्स माइनस माइनस लिखा, A32 A31 इज 0, A32 इज 2, फाइन, डिवाइडेड बाय A22, A21 इज 0, A22 इज 2, so 2 by 2, एंड देन R2 इज 2x2 प्लस x3 लिख दिया, इक्वल्स टू। अब हमने राइट हैंड साइड्स देखने हैं। R3 का राइट हैंड साइड इज 1 माइनस 2 by 2 इंटू R1 का R2 का राइट हैंड साइड 7। सो जस्ट हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, फाइन। फॉर्मूला की ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो देखो x2 कट गए, 2x2 और हमारे पास क्या रह गया? दिस माइनस 2x3 इक्वल्स टू -6। अगर इसको थोड़ा करना है इजी, देन वी कैन कट -2 एंड -2 हियर, वी गेट x3 इक्वल्स टू 3। नहीं तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो, -2 x3 इक्वल्स टू -6, क्योंकि अपने आप इसने फिर आ जाना है, इसने अपने आप ये जो है इजी फॉर्म में आ जाएगा, फाइन। तो हमने क्या किया, हमने मेन स्टेप को कंप्लीट कर दिया। क्या मेन स्टेप था? R2 में से R3 में से x2 को एलिमिनेट करना है, वो हमने एलिमिनेट कर दिया, फाइन। अब देखो R3 में से x1 भी एलिमिनेट हो चुका हुआ है, x2 भी एलिमिनेट हो चुका हुआ है, सिर्फ x3 बचा हुआ है। तो क्योंकि मेन स्टेप कंप्लीट हुआ है तो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को दोबारा लिखेंगे, बिकॉज R1 में कोई चेंजेस नहीं हुए, R1 एज सच लिखेंगे। R2 में भी कोई चेंजेस नहीं किए, R2 भी एज सच लिख देंगे। चेंजेस किस में हुए हैं? सिर्फ R3 में। R3 में हमने x2 को एलिमिनेट किया है, सो R3 जो नहीं आई है वो लिख दी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्राइंगुलराइजेशन। सी ट्राइंगल बन गया ना अपर ट्राइंगल। सो ये होता है ट्राइंगुलराइजेशन। ट्राइंगुलराइजेशन होता है जब लास्ट इक्वेशन में एक ही अननोन वेरिएबल रह जाए, उससे पहली वाली में 2 अननोन वेरिएबल्स रह जाएं, उससे पहली वाली में 3, फाइन। ये न्यूमेरिकल 3 इक्वेशंस का है। इसके बाद में आपको 4 इक्वेशंस वाला न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी, उसमें स्टेप्स ज़्यादा होंगे, वो भी हम देखेंगे, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्राइंगुलराइजेशन। और आपको मैंने बताया था गॉस एलिमिनेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, triangulation and backward substitution. Now let us start with the next step, that is backward substitution. Backward substitution में क्या करते हैं? हमने लास्ट रो लेनी है R3। लास्ट रो हमारी क्या थी? x3 इक्वल्स टू 3, या फिर अगर हमने इसको ईजी नहीं किया होता तो लास्ट रो बननी थी -2 x3 इक्वल्स टू -6, ठीक है। जो भी R3 है
हमने उसमें से x3 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो x3 की कितनी वैल्यू आ गई 3। इस x3 को हमने R2 में पुट कर देना है। x3 कितना आया 3, इस x3 को हमने R2 में पुट कर देना है। सो 2x2 + 3 = 7। तो x2 को सॉल्व किया, 3 इधर चला गया, 7 - 3 4 डिवाइडेड बाय 2, तो x2 कितना बन गया 2। तो x2 कितना निकल आया 2। और अब हमने x3 और x2 की वैल्यूज़ को R1 में पुट कर देना है। पुट x2 एंड x3 इन R1 में पुट करने के बाद हमें x1 की वैल्यू भी आ जाएगी, दैट इज़ 1। सो वी गेट x1 इज़ 1, x2 इज़ 2 एंड x3 इज़ 3। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी डू गॉस एलिमिनेशन। फाइन, क्लियर हुआ? Now students, there is one trick to verify that is your answer which you have calculated is correct or not. एक ट्रिक है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक आया है कि गलत आया है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कैसे? ये ट्रिक किसी बुक में नहीं है, ये जस्ट एक्सपीरियंस से पता लगती है कि हाँ इस तरह हम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? वेरी सिंपल। जो हमारे आंसर्स आए हैं, क्या आंसर आया, x1 का 1 आया, x2 का 2 आया, x3 का 3 आया, और ये इक्वेशंस हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन थी। तो क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड्स में इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं और देखते हैं क्या राइट हैंड साइड आती है तीनों में। ठीक है, सो 2x1 1x1 सो 2 प्लस 3 2 6 6 + 2 8 -3 दैट इज़ 5 आ गया राइट हैंड साइड। फाइन, सेकंड का देखते हैं। मैं वर्बली कर रही हूँ, आप इसको रिटन कैलकुलेशंस कर सकते हो, इसको आप फेयर में भी कर सकते हो टू वेरीफाई द सोल्यूशन, और इस काम को आप रफ वर्क में भी कर सकते हो, एज यू विश। फाइन, अब सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं 3 आता है कि नहीं आता। 4 1 4 प्लस 4 2 8 सो 12 हो गया, -3 3 9 सो 9 12 - 9 इज़ 3 आ गया। ठीक है, देन थर्ड में डालते हैं 2 × 1 2 -3 2 6 सो 2 - 6 इज़ -4 प्लस 3 2 6 सो -4 + 6 इज़ 2। सो हमारे तीनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड्स में जब हमने वैल्यूज़ डाली तो राइट हैंड साइड्स आ गई। सो इट मीन्स आवर आंसर्स आर करेक्ट। सो इसको आपने ऐसे ज़रूर वेरीफाई करना है। फाइन, चलो स्टूडेंट्स, हम गॉस एलिमिनेशन का एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। फाइन, इसमें हल्की सी कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको बतानी है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनो। We are given the 3 system of equations and we are to solve them using Gauss elimination method. मैं थोड़ा सा क्विकली समझाऊंगी बिकॉज मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल को बहुत इलेबोरेट करके समझाया है, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट समझाऊंगी बिकॉज आपको समझ आ जाएगा। Now the first step is triangularization. I mark first row as R1, second is R2 and third is R3. Now first main step is to eliminate x1 from all equations present after R1, that is from R2 and R3. सो मुझे R2 और R3 में से x1 को एलिमिनेट करना है। सो पहला सब स्टेप क्या आएगा, टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R2। R2 में से x1 को एलिमिनेट करना, ये पहला सब स्टेप है। और दूसरा सब स्टेप क्या आएगा, टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R3। फाइन, तो पहला सब स्टेप देखते हैं, टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R2। फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे है, पर यहाँ पर फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो मेरे साथ। फॉर्मूला कैसे बनेगा, कहाँ से एलिमिनेट करना है, R2 में से। सो आई विल राइट R2। क्या एलिमिनेट करना है, x1, सो थोड़ी जगह छोड़ के आई राइट R1। और सीक्वेंस क्या बना, माइनस साइन लगा के 2 1 डिवाइडेड बाय 1 1। फाइन, फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है आपने। सो फॉर्मूला क्या तैयार हुआ, R2 - A21 बाय A11 R1। सो मैंने R2 इक्वेशन पुट की, 2 1 की वैल्यू 1 1 की वैल्यू पुट की, R1 इक्वेशन पुट की, ये लेफ्ट हैंड साइड्स में भी किया और सेम राइट हैंड साइड्स में भी किया। सॉल्व किया, 3x1 कट गए, x1 0 हो गया। ठीक है, और देखो इसमें ना x2 भी कट रहे हैं, 3x2 - 3x2। बट जब आपने इक्वेशन लिखनी है आपने x2 को एलिमिनेट नहीं करना, हाँ 0 लगा सकते हो, 0x2 लिखना है आपने। x1 को एलिमिनेट करना है, x1 को शो नहीं करना, बिकॉज यही हमारा पर्पस था, टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R2। और x2 के साथ हम 0 लगा देंगे। फाइन, तो दिस इज़ माई न्यू R2। नेक्स्ट सब स्टेप वॉज टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R3। R3 में से करना है, x1 करना है, 3 1, ठीक है, A11 वैल्यूज़ पुट की, इक्वेशंस पुट की, सॉल्व किया, 2x1 - 2x1 कट गए, तो ये मेरी न्यू R3 आ गई जिसमें x1 एलिमिनेट हो चुका हुआ है। अब मेन मेरा स्टेप कंप्लीट हुआ, तो मैंने इक्वेशंस को दोबारा लिखा।
R1 को एज सच लिख दिया बिकॉज R1 में कोई चेंजेस नहीं हुए, R2 जो न्यू आई थी वो लिख दी, और जो R3 न्यू आई है वो लिख दी। फाइन। अब नेक्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है, टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस प्रेजेंट आफ्टर R2। R2 के बाद क्या प्रेजेंट है, R3, सो इट मीन्स R3 में से x2 को एलिमिनेट करना है। So to eliminate x2 from all equations present after R2, that is from R3. So sub step is to eliminate x2 from R3. So formula कैसे तैयार होगा, R3 R2 32 by A22। फाइन। इक्वेशंस अब ये वाली यूज़ करनी है, न्यू वाली, ठीक है। तो ये इक्वेशंस डाली, पुट किया, तो देखो क्या हुआ। अब मैं देखो ध्यान से, R3 इज माइनस x2 प्लस x3 लिख दिया, देन माइनस का साइन डाला, A32 31 इज 0, 32 इज -1 लिख दिया, A बाय डिवाइडेड बाय A22 A21 इज 0, A22 इज ऑल्सो 0, तो डिवाइडेड बाय 0 लिख दिया, एंड देन R2 की इक्वेशन लिख दी 0x2 प्लस x3। ऐसे ही राइट हैंड साइड्स में भी लगा दिया। अब आप एक बात नोट करो कि क्या हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हैं, ये तो मैथ्स में होता ही नहीं है, ये तो इन्फिनिटी आ जाता है। वी कैनॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0। यहाँ पर हम स्टॉप कर गए, हम अड़ गए, यहाँ पर हम इसके आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि डिवाइडेड बाय 0 की प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या किस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है, और फिर मैं आपको बताऊँगी इस चीज़ को सॉल्व कैसे करना है, इस प्रॉब्लम को अवॉइड कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से सुनो मेरी बात। डिवाइडेड बाय 0 हम यहाँ पे क्यों अड़ गए, डिवाइडेड बाय 0 क्यों हुआ, इसको समझने के लिए ना एक मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो होते हैं A11 A22 A33, कोई भी इक्वेशंस के, ये मैंने यहाँ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ध्यान से सुनो। वाई इट हैपन्ड, ये चीज़ें सिर्फ समझने के लिए, इसको आपने एग्जाम्स में नहीं लिखना। फाइन। कि ऐसा क्यों हुआ, हम डिवाइड बाय 0 पर क्यों आ गए, हम क्यों अड़ गए, ऐसा इसलिए हुआ। इसको समझने के लिए देखो, सपोज करो कि जो इक्वेशंस है हम इस तरह लिख देते हैं A11 x1 A12 A13 A14, हमने इक्वेशन, मैंने जनरल इक्वेशंस लिख दी, मैंने वैल्यूज़ नहीं डाली। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कौन से, A11 A22 A33, इन्हें कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये इस इक्वेशन के डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और इन्हें हम टेक्निकल टर्म में एक और वर्ड देते हैं, दैट आर पाइवट। दीज आर पाइवट एलिमेंट्स। A11 A22 A33, these are pivot elements, and these elements should never be 0। ये कभी भी 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। हम क्यों अड़े, हमारी डिवाइडेड बाय 0 क्यों हुआ, बिकॉज A11 तो चलो 0 नहीं है, बट A22 0 था, A33 भी 0 नहीं है, एक पाइवट एलिमेंट 0 हो गया, इसलिए हम अड़ गए। पाइवट एलिमेंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फाइन, तो मैंने यही लिखा है। Let's first understand the concept of pivot elements. For example, in these equations, A11, A22, A33, they are called pivot or diagonal elements. These diagonal elements should never be 0. Should never be 0. ये diagonal elements कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। If they become, चलो ठीक है, ये हमें पता लग गया कि ये नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए pivot elements, लेकिन हमारा था, अब है तो क्या करना है। If they become 0, then interchange of equations should be done. तो equations को हमें interchange करना चाहिए। अब कैसे, क्या इंटरचेंज करना चाहिए, ध्यान से सुनो। प्रॉब्लम आई R2 में, बिकॉज R2 का पाइवट एलिमेंट हो गया 0। अब R2 इक्वेशन किसकी सिमिलर इक्वेशन कौन सी, R2 के, R2 में 2 एलिमेंट्स हैं, x2 और x3, और कौन सी इक्वेशन है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, x2 x3, R1 में तो 3 है, तो ये सिमिलर नहीं है R2 के। R3 में भी 2 है, x2 और x3, ये दोनों इक्वेशन सिमिलर हैं। वाई, बिकॉज इन दोनों में x1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को इंटरचेंज कर देंगे। वाई, ताकि जब हमने देखो इंटरचेंज किया, हमने क्यों इंटरचेंज किया, हमने इंटरचेंज जब कर दिया तो देखो अब पाइवट एलिमेंट्स क्या है, A11 इज़ 1, A22 इज़ -1, A33 इज़ 1। अब कोई भी पाइवट एलिमेंट 0 नहीं है। पाइवट एलिमेंट्स शुड नेवर बी 0, और अगर पाइवट एलिमेंट 0 हो जाते हैं देन वी शुड इंटरचेंज द इक्वेशन विद अ सिमिलर इक्वेशन, ठीक है, उसके जैसी इक्वेशन से हमने इंटरचेंज करना है। सो नाउ R2
that is 0x2 plus x3 equals to 2. Now in this equation a22 is 0, so we need to interchange this equation with another equation of similar type. So we'll interchange r2 and r3. So हमने interchange कर दिया. अब हम अपने स्टेप को कंटिन्यू करेंगे. हम कौन सा स्टेप कर रहे थे? टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम r3. ये वाला स्टेप कर रहे थे, तो इसी को ही अब हम कंटिन्यू करेंगे. टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम r3, फॉर्मूला इज r3 x2, so r2 सीक्वेंस इज 3 2 डिवाइडेड बाय 2 2. इन न्यू रोज को हम इसमें डालेंगे, पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो फाइनली आप देखो x2 एलिमिनेट हो चुका होगा और सिर्फ x3 रह जाएगा. सो इन दिस इक्वेशन वी हैव एलिमिनेटेड x1 एंड x2. हमारा मेन स्टेप कंप्लीट हो गया. मेन स्टेप वॉज टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम r3, तो हमने r3 में से x2 को एलिमिनेट कर दिया. सो मेन स्टेप जब कंप्लीट होता है तो न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखते हैं. सो वील राइट न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. R1 में कोई चेंजेस नहीं आए, R2 में कोई चेंजेस नहीं आए, R3 जो है न्यू वाली लिख दी. अब ट्राइंगल बन गया. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन. सो फ्रॉम R3 वी गेट x3 इज 2. इस x3 को R2 में पुट करो, x2 आ जाएगा 1. x2 और x3 की वैल्यूज़ को R1 में पुट करो तो x1 आ जाएगा 3. सो वी गेट x1 इज 3, x2 इज 1 एंड x3 इज 2. दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल. अब वेरीफाई आपने खुद करना है. मैंने आपको बताया था वेरीफाई कैसे करना है. इन वैल्यूज़ को जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशंस थी इनमें पुट करो और देखो क्या राइट हैंड साइड्स आ जाती हैं तीनों में. अगर तीनों में आ जाती हैं इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. फाइन. नाउ लेट अस डिस्कस अनदर एग्जांपल ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, इस एग्जांपल में क्या अलग है? इस एग्जांपल में ये अलग है कि इस एग्जांपल में 4 इक्वेशंस हैं. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल. अब देखो क्योंकि इसमें x, y, z, w ये कॉन्स्टेंट्स यूज़ किए हुए हैं, सो बेटर है कि हम इनको x1, x2, x3, x4 की फॉर्म में कन्वर्ट करें ताकि फॉर्मूला बनाना इजी हो जाए. आपने देखा ना फॉर्मूला बनाना इजी हो जाता है देखने से कि x1 को करना है तो r1 लिख देते हैं, x2 को करना है तो r2 लिख देते हैं. सो x1, x2, x3, x4 की टर्म्स में फॉर्मूला बनाना हल्का ईजी हो जाता है. सो मैं क्या कर रही हूँ, मैं x को x1 लिख रही हूँ, y को x2 लिख रही हूँ, z को x3 लिख रही हूँ और w को x4 लिख रही हूँ. इक्वेशंस को मैंने दोबारा लिख दिया और इनको मार्किंग कर दी r1, r2, r3 एंड r4. ठीक है. नाउ द मेन स्टेप इज ट्रायंगुलराइजेशन. ट्रायंगुलराइजेशन का मतलब कि जो लास्ट इक्वेशन है उसमें सिर्फ एक अननोन रह जाए यानी x4 रह जाए. फाइन. जो उसके पहले है r3 उसमें 2 अननोन रह जाए, जो उससे पहले है r2 उसमें 1 अननोन रह जाए, यानी कि इतने हिस्से को हम एलिमिनेट कर दें. फाइन. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा? इतना हिस्सा हमने एलिमिनेट करना है. टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस प्रेजेंट आफ्टर r1. सो व्हाट इक्वेशंस आर प्रेजेंट आफ्टर r1? r2, r3, r4. इट मीन्स अब हमने x1 को r2, r3, r4 तीनों में से एलिमिनेट करना है. तो पहले स्टेप के 3 सब स्टेप्स होंगे. नाउ द मेन स्टेप इज टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस प्रेजेंट आफ्टर r1, दैट इज फ्रॉम r2, r3 एंड r4. सो पहला सब स्टेप टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम r2. सेकेंड सब स्टेप टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम r3 एंड थर्ड सब स्टेप टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम r4. सो ये 3 सब स्टेप्स करने के बाद मेन स्टेप ओवर हो जाएगा. तो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को दोबारा लिखेंगे जिसमें r2, r3, r4 में x1 एलिमिनेट हो चुका होगा. फाइन. सो लेट अस कंसंट्रेट ऑन द स्टेप नंबर 1 टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम r2, r3 एंड r4. टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम r2 फॉर्मूला बिकम्स r2, x1 है तो r1, सीक्वेंस इज 2 1 बाय a11. सो ऐसे फॉर्मूला बनाना है और फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज़ पुट की. मैंने r2 पुट किया, a21 किया, a11 किया, r1 किया. सो आई गेट दिस इक्वेशन. मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया, आई डायरेक्टली राइट डाउन द इक्वेशन. आपने सॉल्व तो डेफिनेटली करना है. मैंने किया था रफ में, मैंने सिंपल इक्वेशन लिख दी ताकि थोड़ा आपको ईजिली एक्सप्लेन कर पाऊँ. ठीक है. सो हमने अब देखो इस इक्वेशन में x1 इज एलिमिनेटेड फ्रॉम r2. नेक्स्ट इज टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम r3. r3, r1, 3 1 1 1. r3 डाल लो, a31 पुट करो, a11 पुट करो, r1 पुट करो.
देन वी गेट द फाइनल इक्वेशन। और इस इक्वेशन में आप देखो x1 इज एलिमिनेटेड। मोर ओवर इस इक्वेशन में x2 भी एलिमिनेट हो चुका हुआ है, लेकिन हमने 0x2 लिखना है। इसको मैं करेक्ट कर लूँगी वाइटनर से, हमने 0x2 लिखना है। फाइन, हमने x2 का एलिमिनेटेड शो नहीं करना, हाँ x1 को करना है। अगर x2 एलिमिनेट हो गया, जैसे यहाँ पे x3 हो गया, तो हमने 0 के साथ उसको लिख देना है। फाइन, थर्ड सब स्टेप टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R4। सो R4 x1 है तो R1, सीक्वेंस इज 4-1 बाई A11। R4 पुट करेंगे, A41, A11, R1 पुट करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट दिस इक्वेशन, एंड इन दिस इक्वेशन यू सी x1 is eliminated. So we have finished the first step to eliminate x1 from R2, R3 and R4. So जब step complete होता है, we write the normal equation, we write the equations again. So हमने equations को दोबारा लिख दिया। Fine, अब x1 is eliminated. Now what is the next step? Next step is to eliminate x2 from all equations present after R2. x2 को एलिमिनेट करना है सारी इक्वेशंस जो R2 के बाद हैं। R2 के बाद कौन सी इक्वेशंस हैं? R3 एंड R4। इट मीन्स x2 को R3 एंड R4 में से एलिमिनेट करना है, ये एलिमिनेट करना है। फाइन, सो पहला सब स्टेप क्या बनेगा? x2 को R3 में से करना है। दूसरा क्या बनेगा? x2 को R4 में से करना है। सो x2 को R3 में से करना है, R3, x2 है तो R2, सीक्वेंस इज 3-2 बाई A22। वैल्यूज़ पुट करो और न्यू इक्वेशंस यूज़ करनी है, पुरानी इक्वेशंस को भूल जाना है, इन इक्वेशंस को पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास न्यू R3 आ गई, इसमें x2 एलिमिनेटेड है। देन x2 को R4 में से एलिमिनेट करना है। फाइन, R4, R2, 4-2 सीक्वेंस 2-2। फाइन, वैल्यूज़ पुट करो इन इक्वेशंस में से और वी गेट दिस न्यू इक्वेशन। इन दिस इक्वेशन R2 इज एलिमिनेटेड। R1 तो पिछले स्टेप में एलिमिनेट हो गई थी, अब R2 भी एलिमिनेट हो गई है। अब हमारा मेन स्टेप ओवर हो गया, एंड जब भी मेन स्टेप खत्म होता है वी राइट न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखी। R1 में कोई चेंजेस नहीं आए थे, R2 में कोई चेंजेस नहीं आए थे। ठीक है, सो R1 और R2 देखो हमने पिछली वाली ही लिख दी सेम। ठीक है, R1, R2, R3 न्यू बनी है जिसमें x2 एलिमिनेट हुआ है, तो R3 लिख दी मैंने। 5x3 माइनस 3x4 इक्वल्स टू 1, एंड R4 भी न्यू लिख दी। अब देखो x3 की टर्म्स को x3 के नीचे लिखना है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना। ऐसे नहीं करना कि इस इक्वेशन को यहाँ से शुरू करो x1 के नीचे से, नो। x1 एलिमिनेटेड है, इसमें x2 एलिमिनेटेड है, x3 वाली टर्म्स को एक लाइन में लिखना है, x4 वालों को एक जगह, एक के नीचे एक लिखना है। फाइन, अब लास्ट स्टेप क्या है? अब हमने देखो हमारा R4 में अभी भी एक अननोन नहीं है। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन तब शुरू करते हैं जब लास्ट इक्वेशन में एक अननोन रह जाए। अभी भी R4 में 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, x3 एंड x4, सो वी नीड अनदर स्टेप। सो अब हमने क्या करना है? वी आर टू एलिमिनेट x3 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस प्रेजेंट आफ्टर R3। x3 को किसे एलिमिनेट करना है? वो सारी इक्वेशंस जो R3 के बाद हैं। R3 के बाद कौन सी इक्वेशंस हैं? R4। इट मीन्स हमने R4 में से x3 को एलिमिनेट करना है, इसको भी एलिमिनेट करना है, तभी ट्राइंगल बनेगा ना। ठीक है, सो द मेन स्टेप इज to eliminate x3 from all equations present after R3, that is from R4. So to eliminate sub step is to eliminate x3 from R4, एक ही सब स्टेप बनेगा। ठीक है, so R4, R3 का x3 का R3 हो गया, सीक्वेंस इज 4-3 by A33। इन इक्वेशंस में से वैल्यूज पुट करो, ये जो न्यू इक्वेशंस आई हैं, देन वी गेट न्यू R4। अब देखो R4 में x3 इज एलिमिनेटेड और एक ही अननोन वेरिएबल रह गया है। मेन स्टेप ओवर हो गया। जब मेन स्टेप ओवर होता है इक्वेशंस दोबारा लिखते हैं। सो हमने इक्वेशंस दोबारा लिख दी। R1 में कोई चेंजेस नहीं हुए, R1 इज सेम, R2 इज सेम, R3 इज सेम, जस्ट R4 में चेंजेस हुए, तो R4 हमने न्यू वाली लिख दी। फाइन, अब हमारी R4 में एक ही अननोन वेरिएबल रह गया है x4। सो दैट्स वाई वील स्टार्ट नाउ विद द स्टेप ऑफ बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं? लास्ट से शुरू करते हैं, तभी तो उसका नाम है बैकवर्ड, यानी पीछे से सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दो। तो सबसे पहले वील टेक R4 में से x4 निकाल लेंगे। ठीक है, x4 कैसे आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। x4 हमारी आ गई -2। इस x4 को R3 में पुट करेंगे तो x3 आ जाएगा। सॉल्व करने पर x3 आया -1। x4 और x3 दोनों को R2 में डालेंगे इधर, तो x2 आ जाएगा। x2 कम्स टू बी 2। x4, x3, x2 तीनों को R1 में डालेंगे इधर, देन वील गेट x1, देन x1 कम्स टू बी 1।
So the answer is x3 is 1, sorry, x1 is 1, x2 is 2, x3 is -1 and x4 is -2. So this is the answer. और वेरीफाई आपने खुद करना है, ठीक है, वेरीफाई करना नहीं भूलना. कैसे करना है वेरीफाई? आपको x1, x2, x3, x4 की वैल्यूज़ के आंसर्स आ गए, ठीक है. तो आपने क्या करना है, आपने ओरिजिनल इक्वेशन जो आपको गिवन थी उसमें वैल्यूज़ डालनी है. सो आंसर तो हमारा आ गया, बट हम आंसर को ऐसे लिखेंगे, आप लिखोगे सो x इज़ 1, ठीक है, y इज़ 2, z इज़ -1 एंड w इज़ -2. ये आप लिख देना, फाइन, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ x, y, z, w की फॉर्म में थी. सो अब हम वेरीफाई कैसे करेंगे? जो वैल्यूज़ आई लेफ्ट हैंड साइड्स में डाल दो, सारे चारों इक्वेशंस के, देखो चारों की राइट हैंड साइड आती है, अगर आ जाती है इट मीन्स योर आंसर्स आर करेक्ट. फाइन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ गॉस एलिमिनेशन. Now let us start the next method to solve the system of simultaneous linear algebraic equation, and that method is Gauss-Jordan method. Gauss-Jordan method और Gauss elimination method काम दोनों का एक ही है, x1, x2, x3 की वैल्यूज़ फाइंड करना, लेकिन हल्का सा तरीका फ़र्क है. ध्यान से सुनो, मैं आपको वर्बली अभी समझा रही हूँ विदाउट एनी न्यूमेरिकल. समझ आता है तो ठीक है, नहीं समझ आता तो टेंशन नहीं, हम न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ आ जाएगा. हम गॉस एलिमिनेशन में क्या करते हैं? गॉस एलिमिनेशन में हमने x1 को एलिमिनेट किया फ्रॉम ऑल इक्वेशंस प्रेजेंट आफ्टर r1 आफ्टरवर्ड, ठीक है. x2 को एलिमिनेट किया फ्रॉम ऑल इक्वेशंस प्रेजेंट आफ्टर r2, ठीक है. जॉर्डन में हमने क्या करना है? जॉर्डन में हमने स्टेटमेंट को इस तरह चेंज करना है, वील राइट टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस एक्सेप्ट r1 के अलावा. तो ये स्टेप तो सेम ही हो गया एलिमिनेशन में भी, r1 के अलावा r2 और r3 बचे तो एलिमिनेशन जैसा ही हो गया. लेकिन जब हमने x2 को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन में हम क्या स्टेप लिखते थे? वी राइट टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस प्रेजेंट आफ्टर r2 दैट इज फ्रॉम r3. इसमें हम क्या लिखेंगे? हमने आफ्टर की जगह एक्सेप्ट वर्ड लिखना है. वील राइट टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस एक्सेप्ट r2. एक्सेप्ट r2 मीन्स r1 एंड r3 में से करना है. बेटा बात क्लियर हुई? और दूसरी बात, इसमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के स्टेप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. जब हम इस तरह स्टेप्स परफॉर्म करते हैं सीधा ही आंसर आ जाता है. तो बच्चों को गॉस-जॉर्डन मेथड ज़्यादा इजी लगता है एलिमिनेशन से. फाइन. इन गॉस एलिमिनेशन मेथड वी एलिमिनेट द अननोन्स फ्रॉम ऑल इक्वेशंस दैट फॉलो, बट इन गॉस-जॉर्डन मेथड वी एलिमिनेट अननोन्स फ्रॉम ऑल अदर इक्वेशंस. इन दिस प्रोसेस वी आर लेफ्ट विद ओनली वन अननोन. तो एंड में हमारे पास हर इक्वेशन में एक एक अननोन रह जाता है, जिसके कारण बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. न्यूमेरिकल में देखेंगे कैसे. फाइन. गॉस-जॉर्डन मेथड इज़ ईजियर एज कम्पेयर टू गॉस एलिमिनेशन. हमें ईजी लगता है सॉल्व करने में, लेकिन अगर हम कंप्यूटर पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो उस पर 50% मोर ऑपरेशंस लगते हैं गॉस एलिमिनेशन के कंपैरेटिवली. यानी कंप्यूटर को 50% मोर एफर्ट्स करने पड़ते हैं गॉस-जॉर्डन में as compared to Gauss elimination. Fine. So let us start with the Gauss-Jordan method. इसमें भी हमें 3 equations given होंगी. We are given with the 3 equations with 3 unknown variables x, y, z. We have to find the values of x, y, z. So इसमें भी हम x को x1 suppose कर लेते हैं, y को x2 कर लेते हैं, z को x3 कर लेते हैं to make the solution simple. तो मैंने equations को दोबारा लिख दिया in the form of x1, x2, x3. इसको r1 मार्क कर दिया, इसको r2 मार्क कर दिया, इसको r3 मार्क कर दिया. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. अब गॉस-जॉर्डन में ट्राइंगुलराइजेशन वर्ड नहीं लिखना, इसमें ट्राइंगुलराइजेशन एंड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं होते स्टेप्स. जस्ट यू राइट स्टेप 1. अब देखो स्टेप 1 में क्या डिफरेंस है गॉस एलिमिनेशन और जॉर्डन में. इसमें मैंने लिखा टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस फ्रॉम ऑल अदर इक्वेशंस एक्सेप्ट फ्रॉम r1. x1 को r1 के अलावा वाली इक्वेशंस में से एलिमिनेट करो. अलावा उसमें क्या लिखते थे? उसमें लिखते थे टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस प्रेजेंट आफ्टर r1. इसमें लिखेंगे एक्सेप्ट फ्रॉम r1 के अलावा दैट इज r2 एंड r3. तो सब स्टेप्स क्या बने? टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम r2 एंड टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम r3. यहाँ तक तो आपको लगेगा ये तो एलिमिनेशन जैसा ही है, उसमें भी r2 r3 में से करते थे x1 एलिमिनेट, इसमें भी r2 r3 में से करते हैं. ठीक है.
लेकिन जब सेकंड स्टेप करेंगे फिर आपको असली डिफरेंस क्लियर होगा। तो यहाँ तक क्लियर है। वी आर टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस एक्सेप्ट फ्रॉम r1। r1 के अलावा जितनी इक्वेशंस है सब में से x1 एलिमिनेट कर दो। r1 के अलावा कौन सी इक्वेशंस है, r2 एंड r3, सो उसमें से हम x1 को एलिमिनेट करेंगे। फाइन। अब गॉस जॉर्डन मेथड में हमने क्या करना है, ध्यान से सुनो। तो अब देखो गॉस जॉर्डन में एक और डिफरेंस होता है। हमने मेन स्टेप लिख दिया। मेन स्टेप लिखने के बाद अब हमने कौन सी इक्वेशन को छोड़ा, हमने r1 को छोड़ा। एक्सेप्ट r1 है ना, सो हमने r1 को लीव किया। अब हमने क्या करना है, जिस इक्वेशन को हमने छोड़ दिया उस इक्वेशन को उसी के डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड करना है सबसे पहले, फॉर्मूला बनाने से पहले। टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस अदर इक्वेशंस एक्सेप्ट फ्रॉम r1। सो हमने r1 को छोड़ा था, सो हमने r1 को उसी के डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड करना है। r1 का डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, a11। ठीक है, तो हमने क्या किया, दिस इज r1, a11 कितना है 1, यहाँ पर बाय चांस 1 है, सो डिवाइड करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन को, लेकिन कुछ नंबर भी हो सकता था। सो जो भी a11 है उससे हमने r1 को सबसे पहले डिवाइड करना है। सो हमने क्या किया, हमने r1 को a11 से यानी 1 से डिवाइड किया फ्रॉम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन द राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स पर याद रखना है, राइट हैंड साइड पर भी। तो वी गेट न्यू r1। बाय चांस ये r1 सेम है पिछली से, क्यों सेम है, बिकॉज a11 1 था और 1 से डिवाइड करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। नाउ वी गेट द न्यू r1। अब हमने अपने स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। पहला सब स्टेप क्या था, टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम r2, यही था ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, r2 है तो r2, x1 है तो r1, सीक्वेंस इज 2 1, डिवाइडेड बाय नहीं करना, गॉस जॉर्डन में डिवाइडेड बाय नहीं करना, ये डिफरेंस है। क्यों नहीं करना डिवाइडेड बाय a11, बिकॉज हम वो पहले ही कर चुके हैं, इधर हम r1 को ही a11 से डिवाइड कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी तो r1 को ही a11 से डिवाइड करना होता था, यहाँ अब नहीं करना। ठीक है, सिर्फ न्यूमरेटर पोर्शन आएगा। सो अब हमने r2 डाल ली, a21 डाला। a21 कितना है, ध्यान से देखो, दिस इज a11, a12, a13, a14, a21, दिस इज a21, दैट इज 2। सो हमने a21 को सब्सिट्यूट किया, 2 r1 लिखी। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड साइड्स पर किया। r2 की राइट हैंड साइड इज़ 10 माइनस 2 इंटू r1 की राइट हैंड साइड इज़ 3। अब जो हमें r1 यूज़ करनी है ना, ये वाली यूज़ करनी है, जो हमें गिवन थी वो नहीं करनी, क्योंकि ये न्यू है। तो ये जो r1 हमने डाल ली है, ये वाली डाल ली है। और बाय चांस ये वाली और जो ओरिजिनल थी सेम है, बिकॉज a1 से डिवाइड हुआ था, बट डिफरेंट होगी अगर 1 नहीं होता, ये 1 ना होता। तो हमने ये वाली r1 यूज़ करनी है। ठीक है, हमने इसको एक्सपैंड किया, सॉल्व किया, तो देखो x1 कट गए और x1 एलिमिनेट हो गया, ये हमारी नई r2 आ गई। सेकेंड सब स्टेप क्या था, टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम r3। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला बनाया, हमने बनाया r3 में से करना है, x1 करना है तो r1, सीक्वेंस इज 3 1, डिवाइड बाय नहीं करना। तो वैल्यूज़ पुट कर दी, r3 पुट कर दी, a31 पुट कर दिया, r1 ये वाला पुट कर दिया जो ऊपर हमने r1 निकाल ली है। ठीक है, सॉल्व किया, ये कट गए और ये नई r3 आ गई। फाइन। अब r2 और r3 दोनों में से x1 एलिमिनेट हो चुका हुआ है और हमारा मेन स्टेप कंप्लीट हो गया है। और जब भी मेन स्टेप कंप्लीट होता है हम न्यू इक्वेशंस को दोबारा लिखते हैं। मैं हल्का सा फास्ट करवा रही हूँ बिकॉज आपको समझ आ रही होगी अब, क्योंकि आपने ऑलरेडी देख कर लिया हुआ है। सो r2 और r3 में से x1 एलिमिनेट हो गए। सो दिस इज़ द न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। r1 ये वाली लिख दी, r1 हमने ये वाली लिखनी है, r2 ये वाली लिखनी है, r3 ये वाली लिखनी है। फाइन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखो, एलिमिनेशन में नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, स्टेप नंबर 2 एलिमिनेशन में होता था टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस दैट आर प्रेजेंट आफ्टर r2 दैट इज फ्रॉम r3। जॉर्डन में क्या होगा, जॉर्डन में होगा टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस एक्सेप्ट r2। r2 के अलावा जितनी इक्वेशंस हैं उनमें से x2 को एलिमिनेट करो। तो r2 के अलावा कौन कौन सी इक्वेशंस हैं, r1 एंड r3। सो दोनों में से x2 को एलिमिनेट करना है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। सो देखो अब हमारा नेक्स्ट मेन स्टेप क्या होगा, द मेन स्टेप विल बी टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम ऑल अदर इक्वेशंस एक्सेप्ट फ्रॉम r2 दैट इज फ्रॉम r1 एंड r3। फाइन।
और हमने क्या करना होता है, जिसको छोड़ा उसको उसके डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड करना होता है। सो R2 को छोड़ा, R2 को उसके डायगोनल एलिमेंट यानी A22 से डिवाइड करना है। अब देखो ध्यान से, R2 कितनी है, R2 इज़ -x2 + x3 = 4। तो इसका डायगोनल एलिमेंट कितना है, A22 इज़ -1, दिस इज़ -1। सो इस R2 को हमने -1 से डिवाइड करना है, लाइक दिस, on the left hand side as well as on the right hand side. So we get x2 minus x3 equals to -4. This is new R2. अब जब भी R2 यूज़ करनी है ये वाली करनी है, पिछली वाली नहीं करनी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x2 को एलिमिनेट करना है R1 में से। तो टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम R1 में से करना है, x2 को करना है, सीक्वेंस इज 1 2, डिनोमिनेटर नहीं लेना। R1 पुट की पीछे से, ये जो न्यू इक्वेशंस आई हैं यहाँ से R1 पुट की, ठीक है। A12 पुट किया, R2 ये न्यू वाली पुट की, राइट हैंड साइड पर भी ऐसे किया। इसकी मैं पिक्स भेजूंगी तो आप ध्यान से देखना। फिर मैंने सॉल्व किया तो देखो x2 कट गए और इस इक्वेशन में x2 एलिमिनेट हो गया R1 में से। फाइन। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने नेक्स्ट x2 को R3 में से एलिमिनेट करना है। सो टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम R3 में से करना है, x2 को करना है, 3 2 इज़ द सीक्वेंस, वैल्यूज़ पुट की, R3 ये वाली सिस्टम ऑफ इक्वेशन से लिखी, R2 जो नहीं हमने निकाली थी ये वाली लिखी, ठीक है। सॉल्व किया, x2 कट गए तो हमारे पास R3 में से x2 एलिमिनेट हो चुका है। x1 पिछले स्टेप में एलिमिनेट हो गया था, x2 अब एलिमिनेट हो गया। फाइन। सो अब हमारा मेन स्टेप ओवर हो गया कि हमने x2 को R1 एंड R3 दोनों में से एलिमिनेट कर दिया। सो अब हम न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को दोबारा लिखेंगे। सो R1 हमारा कितना आया, R1 आया x1 + 3x3 = 11। x2 एलिमिनेट हो गया तो मैंने इसको इस तरह लिखा, x1 x2 की जगह छोड़ दी, + 3x3 = 11। R2 कितना है, जब डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड किया था तो R2 आया था x2 - x3 = 4। तो x2 की जगह x2 - x3 = -4 सॉरी, एंड R3 कितना आया, -8x3 = -24। सो इसको मैंने x3 के नीचे ही लिखा है, -8x3 = -24। दिस इज न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब इसमें थर्ड स्टेप भी होता है। थर्ड स्टेप क्या है, अब हमने x3 को एलिमिनेट करना है फ्रॉम ऑल इक्वेशंस एक्सेप्ट R3, यानी R1 और R2 में से। So to eliminate x3 from all other equations except from R3, that is from R1 and R2. So हमने कौन सी इक्वेशन को छोड़ा, R3 को छोड़ा, तो R3 को उसके डायगोनल एलिमेंट से पहले डिवाइड करेंगे। R3 का डायगोनल एलिमेंट A33 कितना है, -8। A31 इज 0, A32 इज 0, A33 इज -8। सो हमने R3 को -8 से डिवाइड करना है, कर दिया तो क्या बन गया, x3 = 3। अब हमने जब भी R3 यूज़ करनी है तो ये वाली R3 यूज़ करनी है। अब हमने क्या करना है, x3 को R1 से एलिमिनेट करना है, x3 को R1 से। फॉर्मूला इज R1 R3 1 3। वैल्यूज़ पुट की, R1 ये वाली पुट की, फाइन, R3 ये वाली पुट की, A13 1 1 1 2 1 3 1 3 3, वैल्यूज़ पुट की। तो देखो R1 में x3 एलिमिनेट हो गया, x2 पिछले स्टेप में एलिमिनेट हो गया था। अब हमने क्या करना है, x3 को R2 में से भी एलिमिनेट करना है, x3 को एलिमिनेट करना है R2 में से, ठीक है। सो R2 x3 R3 2 3 इज अ सीक्वेंस, वैल्यूज़ पुट की तो x2 आ गया, इसमें x3 एलिमिनेट हो गया और x1 तो पिछले स्टेप में एलिमिनेट हो गया था। तो अब देखो 3 स्टेप्स के बाद हमारे पास सीधा आंसर ही आ गया। क्या आंसर आया, x3 आया 3, x1 आया 2 और x2 आया -1। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है, थोड़े जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन एलिमिनेशन एंड जॉर्डन दे आर क्लियर। पहला डिफरेंस क्या था, पहला डिफरेंस था कि एलिमिनेशन में हम x1 को एलिमिनेट करते हैं फ्रॉम ऑल इक्वेशंस प्रेजेंट आफ्टर R1, इसमें हम लिखेंगे एक्सेप्ट R1। दूसरा डिफरेंस, हम जो इक्वेशन को छोड़ते हैं उसको उसके डायगोनल से पहले डिवाइड करते हैं और फॉर्मूले में डिवाइड नहीं करते, ठीक है। थर्ड डिफरेंस इज, इसमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती,
ठीक है, हमने क्या किया, हमने x3 को एलिमिनेट किया फ्रॉम ऑल इक्वेशंस एक्सेप्ट R3, यानी R1 R2 में से। उस स्टेप के बाद आप देखोगे सीधा आंसर ही आ गया, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो व्हाट आंसर वी गेट तो न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमने लिख दी, x1 इक्वल्स टू 2, तो मैंने x1 इक्वल्स टू 2 लिख दिया, x2 x3 की जगह छोड़ दी। ठीक है, x2 आया था -1, x3 आया था 3, सो दिस इज द आंसर। एंड यू कैन वेरीफाई द आंसर इन सिमिलर वे जैसे हमने गॉस एलिमिनेशन में किया था। ये जो 3 वैल्यूज़ आई हैं, इन 3 वैल्यूज़ को ओरिजिनल इक्वेशन में लिख दो और आपके राइट हैंड साइड्स आने चाहिए। सो ये जो आंसर्स आए हैं, x1 इक्वल्स टू 2 आया है, इसको मुझे लिखना चाहिए x इक्वल्स टू 2 बिकॉज ये x था, y इक्वल्स टू -1 एंड z इक्वल्स टू 3 आप लिख लेना। फाइन, सो दिस वॉज अबाउट गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड का एक और एग्जाम्पल मैं करवाती हूँ, 4 इक्वेशंस वाला। इसको ध्यान से समझो। हमारा पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस एक्सेप्ट R1, यानी कि R1 को छोड़ के हमने बाकी इक्वेशंस में से x1 को एलिमिनेट करना है, यानी R2 R3 R4 में से, यानी ये तीनों चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, हम न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस एक्सेप्ट फ्रॉम R2, यानी फ्रॉम R1 R3 एंड R4। तो x2 को हमने यहाँ से एलिमिनेट करना है। देखो x1 को हमने यहाँ से करना, मैं हल्का हल्का इसको क्रॉस कर रही हूँ। इस हमने x1 को एलिमिनेट किया R2 में से, R3 में से, R4 में से। फाइन, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस एक्सेप्ट फ्रॉम R2, यानी R1 R3 R4 में से x2 को एलिमिनेट करना है। तो ये चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी, ये भी एलिमिनेट हो जाएगी, ये भी एलिमिनेट हो जाएगी। फाइन, फिर हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है, टू एलिमिनेट x3 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस एक्सेप्ट R3, R3 छोड़ के x3 एलिमिनेट करना है, यानी R1 में से करना है, R2 में से करना है, R4 में से करना है। और फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, टू एलिमिनेट x4 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस एक्सेप्ट फ्रॉम R4, यानी R1 में से, R2 में से और R3 में से। और आपको याद है ना, हम हर इक्वेशन, हर स्टेप परफॉर्म करने से पहले इक्वेशन जो छोड़ी है उसको उसके डायगोनल एलिमेंट से भी डिवाइड करते हैं। तो यानी x1 को हम पहले 5 से डिवाइड कर चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ x1 रह जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x2 रह जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x3 रह जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x4 रह जाएगा और सीधे ही आंसर्स आ जाएंगे, बाकी सब तो एलिमिनेट हो गया। सो दिस इज़ द मेन कंसेप्ट ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस दिस न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में एक चीज़ है जो मैंने, एक ट्रिक है जो मैंने आपको बतानी है। Okay, now let us start with the numerical. First step is to eliminate x1 from all other equations except from R1, that is from R2, R3 and R4. Fine. स्टेप परफॉर्म करने से पहले हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन को छोड़ा है, किसको छोड़ा है, R1 को, उसको उसके डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड कर दें, विच इज़ द डायगोनल एलिमेंट, दैट इज़ 5। तो R1 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, हमने किया 5 से डिवाइड, ये चीज़ तो 1 हो गई, बाकी सब डिवाइडेड बाय 5 हो गए। अब एक बात ध्यान से सुनो, जब मैंने ऐसे किया तो मेरी इक्वेशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गई, बिकॉज सारी टर्म्स को मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ा। अब इस इक्वेशन को मैंने प्लस माइनस करना है फॉर्मूलेज में, जो फॉर्मूले मैंने तैयार करने हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि मैं क्यों ना इक्वेशंस को ऐसे इंटरचेंज करूं कि जो मेरे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 हो जाएं, ताकि मुझे 1 से डिवाइड करना पड़े और इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो। आई रिपीट, मैं इक्वेशंस को ऐसे इंटरचेंज करूँ, इक्वेशंस तो वही रहनी है, आंसर्स भी वही आने हैं। इक्वेशन पहली को दूसरी बना दो, दूसरी को तीसरी बना दो, आंसर्स तो वही रहने हैं, बट हमारे कैलकुलेशंस ईजी हो जाएंगी। तो मैं क्यों ना इक्वेशंस को ऐसे इंटरचेंज करूं कि मेरे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए। अब देखो, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स किसी इक्वेशन का 1 नहीं है, जिसके कारण मुझे अब डायगोनल एलिमेंट्स तो डिवाइड करना ही है हर इक्वेशन को, है ना, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो मैं इक्वेशंस को अपनी समझ के अकॉर्डिंगली इंटरचेंज करती हूँ। So the equation has become too much complicated, so try to interchange the equations before solving such that diagonal elements are 1. तो मैं equations को बेटा ऐसे इंटरचेंज करती हूँ। मैंने क्या किया, तो मुझे दोनों आपको दिखाने पड़ेंगे। मैंने R2 को R1 बना दिया ताकि इसका डायगोनल, क्योंकि 1 था, R3 को R2 बना दिया, इसका भी 1 है, R4 को R3 बना दिया और R1 को R4 बना दिया। मैंने इक्वेशंस को इस तरह इंटरचेंज किया कि जो पाइवट्स हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये 1 है, देखो सबके,
इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है। अब जब मैं डिवाइड करूँगी, करते हैं ना हम, R1 को छोड़ा है तो R1 को A11 से डिवाइड करेंगे तो 1 से ही करेंगे, R2 को भी 1 से ही करेंगे। सो कैलकुलेशंस ईजी हो गई, एक ट्रिक से मेरी कैलकुलेशंस ईजी हो गई कितनी, है ना। चलो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। नाउ फर्स्ट स्टेप वुड बी टू एलिमिनेट x1 from all other equations except from R1, that is from R2, R3 and R4. So the main step is to eliminate x1 from all other equations except from R1, that is from R2, R3 and R4. और आपको मैंने बताया था जिस इक्वेशन को हम छोड़ देते हैं, हमने जिसमें से x1 को रिमूव नहीं करना, ठीक है, उस इक्वेशन को उसके डायगोनल एलिमेंट से सबसे पहले डिवाइड करना होता है इन केस ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड। फाइन, so we will divide R1 by A11. Since A11 is 1, A11 कैसे 1 हुआ? बिकॉज हमने इक्वेशंस को इंटरचेंज ही ऐसे किया कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाएं और हमें कैलकुलेशंस ईजी हो जाएं। सिंस A11 इज़ 1, सो अगर हम R1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कुछ न्यूमेरिकल्स में फ़र्क पड़ेगा, इसलिए दिस इज़ द न्यू R1। अब हमने जब भी R1 को यूज़ करना है, वी विल बी यूजिंग दिस R1 ओनली, हमने ऊपर वाली R1 को यूज़ नहीं करना। Now to eliminate x1 from R2, this is the first step. So उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? R2 x1 तो R1 सीक्वेंस इज 2 1, डिनोमिनेटर में तो गॉस जॉर्डन में तो कुछ होता नहीं है। फाइन, सो R2 लिख दिया हमने ऊपर से, R1 यहाँ से नोट कर लिया, ठीक है। A21 इज़ 1, A21 2 2 2 3 2 4 2 5 ऐसे है ना, सो A21 इज़ 1। सो हमने सारी वैल्यूज़ को डाल दिया। जब हमने इक्वेशन को ओपन किया तो x1 कट गए एंड वी आर लेफ्ट विद दिस इक्वेशन। नाउ दिस इक्वेशन x1 इज़ एलिमिनेटेड, सो दिस इज़ अ न्यू R2 जिसमें x1 हमने एलिमिनेट कर दिया जो हम चाहते थे। अब क्या करना है? अब x1 को R3 से एलिमिनेट करना है। फाइन, सो हम फॉर्मूला बनाएंगे, R3 में से करना है x1 तो R1 सीक्वेंस इज 3 1, वैल्यूज़ पुट करो, सॉल्व करो एंड फाइनली वी गॉट द इक्वेशन जिसमें x1 एलिमिनेट हो चुका है। दिस इज न्यू R3। नाउ नेक्स्ट सब स्टेप इज टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R4। फाइन, सो R4 x1 तो R1 सीक्वेंस इज 4 1, वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, सो वी गॉट न्यू R4 इन विच x1 इज एलिमिनेटेड। फाइन, सो हमारा मेन स्टेप ओवर हो गया कि हमने x1 को R2, R3, R4 तीनों में से एलिमिनेट कर दिया। और जब भी मेन स्टेप ओवर होता है वी राइट अगेन द न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सो हमने न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को दोबारा लिख दिया। R1 में तो कोई चेंजेस नहीं हुए थे तो R1 वही पिछले वाली लिख दी, और R2, R3, R4 जो न्यू आए थे वो लिख दिए। R1 कौन सी लिखी हमने? R1 हमने ये वाली लिखी, ठीक है, R2, R3, R4। सो सारी इक्वेशंस जो न्यू आई हैं हमने वो लिख दी। फाइन, नाउ स्टेप नंबर 2 क्या होगा? स्टेप नंबर 2 इज टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम ऑल अदर इक्वेशंस एक्सेप्ट फ्रॉम R2। R2 को छोड़ के बाकी सारी इक्वेशंस में से x2 को एलिमिनेट करना है, यानी R1 में से भी करना है, R3 में से भी करना है, R4 में से भी करना है x2 को एलिमिनेट। सो द मेन स्टेप इज टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम ऑल अदर इक्वेशंस एक्सेप्ट R2, दैट इज फ्रॉम R1, R3 एंड R4। सो सबसे पहले जिस इक्वेशन को हमने छोड़ा है, लीव किया है, उस इक्वेशन को उसके डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड करें। सो लेट्स डिवाइड R2 बाय A22। नाउ व्हाट्स A22? A21 इज 0, A22 इज -6। सो R2 को हमने -6 से डिवाइड किया, वी गॉट अ न्यू इक्वेशन एंड दिस इज न्यू R2। फाइन, अब हम अपना स्टेप परफॉर्म करते हैं। x2 को एलिमिनेट करना है R1 से, x2 को करना है R1 से, फॉर्मूला बनाया, वैल्यूज पुट की एंड वी गॉट द इक्वेशन इन विच R2 इज एलिमिनेटेड। फिर x2 को एलिमिनेट करना है R3 में से, फॉर्मूला बनाया, वैल्यूज़ पुट की, ठीक है। और जब भी हमने R2 को यूज़ करना है तो हमने ये वाला R2 यूज़ नहीं करना, हमने ये वाला करना है जो नया बनाया है, ठीक है। इस बात का बस ध्यान देना है। फाइन, तो वी गॉट R3 इन विच x2 इज़ एलिमिनेटेड, ठीक है। इसमें x1 भी एलिमिनेटेड था पिछले स्टेप के कारण। फाइन, नाउ टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम R4, अगेन फॉर्मूला बनाया, वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास न्यू R4 आ गई जिसमें x2 एलिमिनेटेड है। नाउ मेन स्टेप ओवर हुआ तो हम न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को दोबारा लिखेंगे। सो वी राइट न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और इसमें x2 नहीं है तो मैंने x2 की जगह छोड़ दी, x1 की जगह छोड़ दी। सो मीन्स लिखना ऐसे है कि x3 सारे एक लाइन में आए, x4 सारे एक लाइन में आए, ठीक है।
नाउ थर्ड स्टेप इज टू एलिमिनेट x3 फ्रॉम ऑल अदर इक्वेशंस एक्सेप्ट r3, यही होगा ना, यानी कि r1, r2 एंड r4 में से x3 को एलिमिनेट करना है, r3 में से नहीं करना। सो r3 को पहले डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। कितना है r3 का डायगोनल एलिमेंट? a33, a31 is 0, a32 is 0, a33 is -5. So we'll divide r3 by -5. We get new r3. अब जब भी r3 यूज़ करनी है, we'll use this r3 only. Fine. Now let's perform first sub step to eliminate x3 from r1. I am little bit faster क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ जाएगा, बिकॉज हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है। x3 from r1, x3 from r1 फॉर्मूला बनाया, वैल्यूज़ डाली, तो देखो जो न्यू r1 आया उसमें x3 एलिमिनेट हो चुका हुआ है। देन x3 फ्रॉम r2 फॉर्मूला बनाया, वैल्यूज़ पुट की, जो इक्वेशन आई उसमें x3 एलिमिनेट हो चुकी हुई है, दिस इज न्यू r2। टू एलिमिनेट x3 फ्रॉम r4, फाइन, फॉर्मूला बनाया, वैल्यूज़ पुट की। अब देखो इसमें x3 एलिमिनेट हो गई है और इसमें x1 x2 भी एलिमिनेट हो गए हैं। x1 एलिमिनेट हुआ था फर्स्ट स्टेप में, x2 एलिमिनेट हुआ था सेकंड स्टेप में, अब x3 एलिमिनेट हुआ है थर्ड स्टेप के कारण। फाइन, नाउ द मेन स्टेप इज ओवर, सो वी विल राइट न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सो न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखने का तरीका देखो, x1 और किसी में x1 नहीं है, x2 और किसी में नहीं है, x3 और किसी में नहीं है, x4s हैं। नाउ द फोर्थ स्टेप इज टू एलिमिनेट x4 फ्रॉम ऑल अदर इक्वेशंस एक्सेप्ट फ्रॉम r4, यानी r1, r2, r3 में से x4 को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले x4 को उसके डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड करेंगे a44 से। नाउ व्हाट इज a44? a41, 42, 43 तीनों जीरोज हैं, a44 इज -23.4। सो वी डिवाइडेड r4 by a44, वी गेट दिस इक्वेशन, दिस इज न्यू r4। जब भी r4 यूज़ करनी है, विल बी यूजिंग दिस r4। नाउ x4 को r1 से एलिमिनेट करना है, कर दिया, फॉर्मूला बनाया, वैल्यूज़ पुट की, x4 को r2 से एलिमिनेट करना है, x4 को r3 से एलिमिनेट करना है। तो आप देखोगे जब हम जैसे ही हम लास्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, सीधा हमारे पास आंसर्स आ गए। जब हमने r4 को उसके डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड किया था तो r4 का आंसर तो वही, x4 का आंसर तो वहीं आ गया -2। जब हमने x4 को r1 से एलिमिनेट किया, जब हमने x4 को r1 से एलिमिनेट किया, यहाँ से इसको एलिमिनेट कर दिया, तो x1 का डायरेक्टली वैल्यू आ गई, कितनी आई? 1। जब हमने x4 को r2 से एलिमिनेट किया तो x2 की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 2। जब हमने x4 को r3 से एलिमिनेट किया तो x3 की डायरेक्टली वैल्यू आ गई -1। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो वी गॉट दीज आंसर। सो अब मेन स्टेप ओवर हो गया। तो मेन स्टेप ओवर होने के बाद न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन दोबारा लिखते हैं। अब देखो लिखने का तरीका, क्योंकि हर इक्वेशन में एक एक ही बच गया। फाइन, इसमें कोई x1 नहीं है बाकी इक्वेशंस में, इसमें कोई x2 नहीं है, x3 नहीं है, इधर x4 नहीं है। सो वी गेट दिस आंसर एंड वी कैन वेरीफाई दिस आंसर द सेम वे आई टोल्ड यू टू वेरीफाई इन गॉस एलिमिनेशन, कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं इन वैल्यूज़ को ओरिजिनल इक्वेशंस की लेफ्ट साइड में डालो, एंड अगर आपको चारों में उसकी राइट हैंड साइड्स मिल जाती है, इट मीन्स योर आंसर इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। फाइन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट गॉस जॉर्डन मेथड। अब मैं आपको ना ब्रीफ में इन दोनों के स्टेप्स एक बार रिपीट करती हूँ, डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन फॉर 3 इक्वेशंस, इनमें क्या डिफरेंस है और कैसे सॉल्व करना है। 3 इक्वेशंस हमें गिवन है। फाइन, गॉस एलिमिनेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं? ट्राइंगुलराइजेशन। ठीक है, ट्राइंगुलराइजेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं? टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस प्रेजेंट आफ्टर r1, दैट इज फ्रॉम r2 एंड r3। तो सबसे पहले इसका सब स्टेप बनता है x1 को r2 से रिमूव करो और x1 को r3 से रिमूव करो। तो उससे क्या होगा? यहाँ से r2 में से और r3 में से x1 रिमूव हो जाएंगे। फाइन, देन सेकेंड स्टेप क्या होता है? x2 को सब इक्वेशंस में से रिमूव करो जो r2 के बाद है। x2 को सब इक्वेशंस में से रिमूव करो जो r2 के बाद है। r2 के बाद कौन से हैं? r3। सो इट मीन्स x2 को r3 से रिमूव करना है। सो इसकी सब स्टेप क्या बनेगा? x2 को r3 से रिमूव करना है। तो इस सब स्टेप के बाद क्या होगा? r3 में से x2 भी रिमूव हो जाएगा। तो ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया। वी आर लेफ्ट विद अपर ट्रायंगल।
इस तरह हमारे पास आ जाता है। देन वी प्रोसीड विद बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो उससे R3 से X3 की वैल्यू आ जाती है, A34 और 33 को डिवाइड करके। इसको इधर डाल लो तो X2 आ जाएगा, X2 X3 आ गए, इन दोनों को इधर डाल लो तो X1 आ जाएगा। दिस इज़ बैक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमें X1 X2 X3 की वैल्यूज़ मिलती हैं। गॉस जॉर्डन में कैसा होता है? गॉस जॉर्डन में 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। पहला स्टेप होता है टू एलिमिनेट X1 फ्रॉम ऑल अदर इक्वेशंस एक्सेप्ट R1। एक्सेप्ट R1 मीन्स R2 एंड R3। आपको देखने में लग रहा है स्टेप सेम है, लेकिन ये है प्रेजेंट आफ्टर R1, ये है एक्सेप्ट R1। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, R1 को छोड़ा, R1 को उसके डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड करो, देन X1 को R2 से रिमूव किया, देन X1 को R3 से रिमूव किया। तो इन स्टेप्स के बाद क्या होगा, R1 को डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड किया तो ये 1 हो जाएगा। R1 को डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड किया यानी यहाँ पर सिर्फ X1 बच जाएगा। X1 को R2 से रिमूव किया तो ये सारा रिमूव हो गया। X1 को R3 से रिमूव किया तो ये सारा रिमूव हो गया। मेन स्टेप हमारा पहला हो गया, जिसके बाद हम इक्वेशंस दोबारा लिखते थे। देन स्टेप नंबर 2 इज टू एलिमिनेट X2 फ्रॉम ऑल अदर इक्वेशंस एक्सेप्ट R2। एक्सेप्ट R2 मीन्स फ्रॉम R1 एंड R3। तो X2 को छोड़ा तो X2 को सबसे पहले उसके डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। जैसे ही हमने X2 को उसके डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड किया, R2 को सेकेंड रो को उसके डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड किया तो ये चीज़ 1 हो गई, A22 डिवाइडेड बाई 22। X2 को एलिमिनेट किया R1 से तो ये एलिमिनेट हो गया। X2 को एलिमिनेट किया R3 से, ये एलिमिनेट हो गया। स्टेप कंप्लीट हो गया। मेन इक्वेशंस दोबारा लिखेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप, X3 को एलिमिनेट करो फ्रॉम ऑल अदर इक्वेशंस एक्सेप्ट R3, दैट इज फ्रॉम R1 एंड R2। R3 को छोड़ा तो R3 को A33 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही R3 को A33 से डिवाइड किया तो ये 1 हो गया, A33 हट गया A33। X3 को R1 से रिमूव किया, ये चीज़ रिमूव हो गई। X3 को R2 से रिमूव किया, ये चीज़ भी रिमूव हो गई। और देखो अब क्या बच गया, यहाँ पर X1 बच गया। X1 इक्वल्स टू A14, X2 इक्वल्स टू A24, X3 इक्वल्स टू A34। सो इस तरह हमें डायरेक्टली आंसर्स मिल जाते हैं विदाउट द नीड ऑफ बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो वी डायरेक्टली गेट द आंसर्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गॉस जॉर्डन एंड गॉस एलिमिनेशन इन केस ऑफ 3 equations. Now in case of 4 equations, let us compare both methods, the Gauss elimination and Gauss Jordan. Now we have 4 equations in 4 unknown variables x1, x2, x3 and x4. Fine. In case of Gauss elimination method, सबसे पहले triangularization, ठीक है. Step number 1, to eliminate x1 from all equations that are present after R1. After R1 कौन सी है? R2, R3 and R4. It means हमने x1 को eliminate करना है R2, R3 एंड R4 में से. फाइन. जब हमने इसके सब स्टेप्स बने, x1 को एलिमिनेट किया R2 में से, x1 को एलिमिनेट किया R3 में से, x1 को एलिमिनेट किया R4 में से, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया. फाइन. देन स्टेप नंबर 2 इज टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस विच आर प्रेजेंट आफ्टर R2. आफ्टर R2 कौन सी हैं? R3 एंड R4. सो सब स्टेप्स, x2 को R3 में से एलिमिनेट करना है, x2 को R4 में से एलिमिनेट करना है. तो x2 को R3 में से एलिमिनेट करना है, x2 को R4 में से एलिमिनेट करना है. देन स्टेप नंबर 3, आपको पता है ना, तब तक स्टेप्स करते जाने हैं जब तक लास्ट इक्वेशन में एक अननोन वेरिएबल नहीं रह जाता. नाउ इन द लास्ट इक्वेशन देयर आर 2 अननोन वेरिएबल्स x3 एंड x4, बट हमें चाहिए कि एक अननोन वेरिएबल रह जाए. सो इट मीन्स एक और स्टेप करेंगे, स्टेप नंबर 3, to eliminate x3 from all equations present after R3. तो कौन सी equations R3 के बाद हैं? that are x4. So to eliminate x3 from x3 from R4. ठीक है. So R4 में से भी हमने x3 को रिमूव कर लिया. तो अब देखो, अब हमारे पास एक ट्रायंगुलर फॉर्म की equations आ गई एंड इसमें से बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लास्ट इक्वेशन में से x4 मिल जाएगा. x4 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें x3 मिल जाएगा. x3 x4 को R2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x2 मिल जाएगा. x2 x3 x4 को R1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x1 मिल जाएगा. सो दिस इज़ हाउ वी गेट द वैल्यूज़ ऑफ x1 x2 x3 एंड x4. फाइन. नाउ लेट अस सी गॉस जॉर्डन मेथड.
In Gauss-Jordan method, first step is to eliminate x1 from all equations except from r1. Except from r1 means from r2, r3 and r4. r1 को छोड़ा तो r1 को सबसे पहले उसके डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड करेंगे. जैसे ही हमने r1 को उसके डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड किया तो ये चीज़ 1 हो गई, वैनिश हो गई ये चीज़. ठीक है, a11 से डिवाइड किया तो a11 कट गए, x1 अकेला रह गया, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया. ठीक है, देन x1 को एलिमिनेट करना है r2 में से, तो हमने x1 को एलिमिनेट कर दिया r2 में से, x1 को एलिमिनेट कर दिया r3 में से, x1 को एलिमिनेट कर दिया r4 में से. फाइन. देन सेकेंड स्टेप इज टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम ऑल अदर इक्वेशंस देन या एक्सेप्ट r2. ठीक है, यानी r2 को छोड़ के कौन सी हैं, r1, r3 एंड r4. फाइन. सो सबसे पहले r2 को छोड़ा तो r2 को उसके डायगोनल एलिमेंट a22 से डिवाइड करेंगे. r2 का डायगोनल एलिमेंट a22 जब उसे डिवाइड किया तो ये चीज़ 1 हो गई. देन x2 को एलिमिनेट किया r1 में से, x2 को एलिमिनेट किया r3 में से, x2 को एलिमिनेट किया r4 में से. फाइन. देन थर्ड स्टेप टू एलिमिनेट x3 from all other equations except r3. Except r3 means r1, r2 and r4. तो r3 को छोड़ा तो सबसे पहले r3 को उसके डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड करेंगे a33 से. जैसे ही r3 को उसके डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड किया तो ये चीज़ 1 हो गई. देन x3 को एलिमिनेट किया r1 में से, r2 में से एंड r4 में से. देन फोर्थ स्टेप, x4 को एलिमिनेट करना है फ्रॉम ऑल अदर इक्वेशंस एक्सेप्ट r4, दैट इज़ फ्रॉम r1, r2 एंड r3. तो x4 को छोड़ा तो x4 को उसके डायगोनल एलिमेंट से पहले डिवाइड करेंगे a44 से. सो जैसे ही x4 को a44 से डिवाइड किया ये चीज़ 1 हो गई, अकेला x4 रह गया. फाइन. देन हमने x4 को एलिमिनेट किया r1 में से, r2 में से, r3 में से. तो देखो डायरेक्ट आंसर्स आ गए. x1 इक्वल्स टू दिस, x2 इक्वल्स टू दिस, x3 equals to this and x4 equals to this. We directly get the answers without the need of backward substitution. एक बात अब नोट की होगी आपने, गॉस एलिमिनेशन में कितने स्टेप्स होते हैं, जितनी इक्वेशंस हैं उनमें से एक कम स्टेप. There are 4 equations, then total number of steps will be 3. Step 1, step 2, step 3. But in Gauss-Jordan जितनी इक्वेशन है उतने स्टेप्स होते हैं. If there are 4 equations, then there are 4 steps. 1, 2, 3 and 4. 3 equations के केस में देखो, 3 equations है तो एलिमिनेशन में एक कम स्टेप, 2 steps होंगे, 1 and 2. And Jordan में 3 equations है तो there will be 3 steps. फाइन. अच्छे से प्रैक्टिस करो, भूलना नहीं है, मिक्स नहीं करना दोनों इक्वेशंस, दोनों मेथड्स को. ठीक है, एंड बोथ मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज द गॉस-सीडल मेथड. इसका भी पर्पस वही होता है जो गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस-जॉर्डन का होता है कि इक्वेशंस में से x1, x2, x3 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना. लेकिन इसका मेथड एलिमिनेशन और जॉर्डन से एंटायरली डिफरेंट है. पहली बात, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 तरह के मेथड्स होते हैं. एक होते हैं डायरेक्ट मेथड्स, एक होते हैं आइटरेटिव मेथड्स. डायरेक्ट मेथड्स वो होते हैं जिनमें हमें पता होता है कि इतने नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हमें आंसर मिल जाएगा. लाइक गॉस एलिमिनेशन में हमें पता होता है कि अगर 3 इक्वेशंस हैं तो 2 स्टेप्स और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद आंसर मिल जाएगा. गॉस-जॉर्डन में हमें पता होता है अगर 3 इक्वेशंस हैं तो 3 स्टेप्स के बाद आंसर आ जाएगा. 4 इक्वेशंस है तो एलिमिनेशन में 3 स्टेप्स एंड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद आंसर आएगा. 4 इक्वेशंस है तो जॉर्डन में 4 स्टेप्स के बाद आंसर आएगा. सो फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए, हमें पता होता है कि इतने स्टेप्स के बाद वी विल डेफिनेटली गेट आवर आंसर. बट एक होते हैं आइटरेटिव मेथड्स. आइटरेटिव मेथड्स में क्या होता है, हम अलग अलग आइट्रेशंस परफॉर्म करेंगे. ये नई तरह का मेथड है, पहली बार आप आइटरेटिव मेथड देखोगे कोई. इसमें हम क्या करेंगे, हम कुछ मेथड यूज़ करके वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या ये वैल्यूज़ ठीक हैं, नहीं है तो दूसरी आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, नहीं है तीसरी आइट्रेशन, चौथी आइट्रेशन, तब तक आइट्रेशंस परफॉर्म करते जाएंगे जब तक हमें करेक्ट आंसर नहीं मिल जाता.
ठीक है, बाकी इसको समझेंगे, इसका न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको इसका मेथड क्लियर हो जाएगा. So Gauss-Seidel is an iterative method used to solve system of simultaneous linear equations. So it is an iterative method. This method is based on the concept of successive approximations. Successive approximations means कि हमने एक आइट्रेशन की वैल्यू को दूसरे आइट्रेशन में यूज़ किया ताकि नई वैल्यूज़ आ जाएं, फिर उनको तीसरे आइट्रेशन में यूज़ किया ताकि नई वैल्यूज़ आ जाएं. Successive approximations. And so this method is also called method of successive approximations. Successive approximations को मैं आपको numerical में clear करूँगी. Because here values of unknowns are calculated by substituting directly the previous values received from those unknown variables. कि second iteration में हम पहली iteration की values को डाल के new values निकालेंगे. Third iteration में हम सेकेंड आइट्रेशन की जो वैल्यूज़ आई हैं उनको डालेंगे और न्यू वैल्यूज़ निकालेंगे. सो लाइक दैट. सो दिस इज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस. दिस मेथड स्टार्ट्स बाय अज्यूमिंग सम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस फॉर द अननोन वेरिएबल्स. जितने भी आइट्रेटिव मेथड्स हैं ना उनमें हम एक गेस लगाते हैं कि सपोज करो x1, x2, x3 की इनिशियल वैल्यूज़ ये हैं. उस गेस से शुरू करके फिर हम आंसर तक जाते हैं. सो उसको कहते हैं इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, जो हमने इनिशियली गेस की वैल्यूज़. और आप देखोगे जितने न्यूमेरिकल्स हम करेंगे गॉस सीडल के, हम हमेशा इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ज़ीरो लेते हैं. हम हमेशा गॉस सीडल मेथड यहाँ से शुरू करते हैं कि x1, x2, x3 को ज़ीरो सपोज कर लो. लेट अस सपोज x1, x2, x3 भी ज़ीरो. सो याद रखना है गॉस सीडल हमेशा आपने ज़ीरो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन से ही स्टार्ट करना है. ठीक है. Then there is a one necessary condition to use this method. हाँ, ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको फॉलो करना है हमेशा न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले. ठीक है, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा. आप इनफाइनाइट आइट्रेशंस में फंस जाओगे, आपका आंसर ही नहीं आएगा. ठीक है, ये चीज़ क्या है, ये क्या रूल है? ये रूल ये है कि जब भी आपने गॉस सीडल मेथड को सॉल्व करना शुरू करना है तो आपने देखना है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं तीनों इक्वेशन में, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स आर a11, a22 एंड a33. सो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे शुड बी हाईएस्ट इन मैग्नीट्यूड. वो सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज़ हाईएस्ट होनी चाहिए. उसके बाद अगर वो वैल्यूज़ इनिशियली हमें जो इक्वेशंस दी हुई हैं हाईएस्ट नहीं है, देन वी विल इंटरचेंज दोज इक्वेशंस ताकि डायगोनल एलिमेंट्स हमारे लार्जेस्ट इन मैग्नीट्यूड हो जाए. उसके बाद ही हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करना है. अदरवाइज यू विल बी लेफ्ट विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइट्रेशंस. आपकी आइट्रेशंस कभी ख़त्म नहीं होंगी और आप वहीं फंस जाओगे न्यूमेरिकल में. इसका मैं आपको क्लियर करूँगी विद एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल लेते हैं. सो लेट अस स्टडी द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ गॉस सीडल मेथड. Now the numerical is solve the following equations using Gauss-Seidel method corrected up to 3 decimal places. अब ये जो लाइन है corrected up to 3 decimal places, इसका मैं आपको numerical solve करने पे बताऊंगी कि इसका क्या मतलब होता है. अभी के लिए we are given with 3 equations and we are to find the solutions using Gauss-Seidel method. Fine. अब देखो मैंने आपको बताया था कि numerical शुरू करने से पहले Gauss-Seidel का we should ensure कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे शुड बी हाईएस्ट इन मैग्नीट्यूड. अब देखो इक्वेशंस में x, y और z हैं. कौन सा x हाईएस्ट है? 3, 20 के 2 वाला 20 इज़ हाईएस्ट. सो x का हाईएस्ट मैग्नीट्यूड कितना है? 20. सो इस इक्वेशन को हमें फर्स्ट इक्वेशन बनाना है. ठीक है, ताकि a11 हाईएस्ट हो जाए. तो हमें ये जो सेकेंड इक्वेशन दी हुई है इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाना है. हमने फर्स्ट इक्वेशन उस इक्वेशन को बनाना है जिसका x के साथ जो कोफिशिएंट है वो हाईएस्ट है. इस इक्वेशन को फर्स्ट बना दिया. अब ये 2 इक्वेशंस रह गई. अब इन दोनों इक्वेशंस में से देखो y किसका हाईएस्ट है? 20 इज़ हाईएस्ट. तो इस इक्वेशन को आपने सेकेंड इक्वेशन बनाना है और जो रह जाएगी वो डेफिनेटली थर्ड बनेगी, चाहे उसका मैग्नीट्यूड हाईएस्ट है या नहीं है. ठीक है, जिस इक्वेशन में x की वैल्यू हाईएस्ट है उसको फर्स्ट इक्वेशन बनाना है. जिस इक्वेशन में y की या x2, x1 अगर दिए हुए हैं तो x2 की वैल्यू जिसकी हाईएस्ट है उसको आपने सेकेंड इक्वेशन बनाना है और जो रह जाएगी दैट वुड डेफिनेटली बी द थर्ड इक्वेशन. सो अकॉर्डिंगली हमने इक्वेशंस को इंटरचेंज किया. तो देखो कैसे बनी इक्वेशंस.
20x वाली को फर्स्ट इक्वेशन कर दिया, 20y वाले को सेकंड, और जो रह गई चाहे उसका मैग्नीट्यूड z का हाईएस्ट है या नहीं है उसको थर्ड बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करना है, दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको ये स्टेप याद रहेगा। हमने इक्वेशंस रेडी कर ली, इक्वेशन इंटरचेंज कर ली। फर्स्ट इक्वेशन को R1 कह दिया, सेकंड को R2 कह दिया, थर्ड को R3 कह दिया। अब अगला काम हमने गॉस सीडल में क्या करना है, हमने पहली रो में से, पहली इक्वेशन में से x का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले इक्वेशन में से, फर्स्ट इक्वेशन में से हमने हमेशा x या x1 अगर दिया हुआ है उसका फॉर्मूला फाइंड करना है। कैसे किया, सारी टर्म्स को इधर ले गए और x को एक तरफ रहने दिया, तो 17 माइनस वाई प्लस 2z डिवाइडेड बाई 20, 17 माइनस वाई प्लस 2z डिवाइडेड बाई 20, ये x का फॉर्मूला बन गया। किस में से आया, R1 में से। R2 में से सिमिलरली हमने y का फॉर्मूला बनाना है। y का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाओ और y को एक तरफ रहने दो, सो -18 माइनस 3x प्लस z डिवाइडेड बाई 20, -18 माइनस 3x प्लस z डिवाइडेड बाई 20। ये हमने कहाँ से लिया, R2 में से। हमेशा ऐसे ही करना है, R1 में से x का फॉर्मूला, R2 में से y का फॉर्मूला, R3 में से z का फॉर्मूला। ठीक है, एंड सिमिलरली हमने R3 में से z का फॉर्मूला निकाल लिया। कैसे निकाला, z को एक तरफ रहने दिया, बाकी सब चीज़ों को दूसरी तरफ ले गए। सो क्या आया, 25 माइनस 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 20। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर z। तो हमारे पास अब तीनों फॉर्मूलेज आ गए x, y और z के। x के फॉर्मूले को हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, y के फॉर्मूले को हम इक्वेशन 2 कह देते हैं, और z के फॉर्मूले को हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। तो अब तक हमने गॉस सीडल मेथड को स्टार्ट नहीं किया। अभी तक हमने क्या किया, हमने जस्ट इक्वेशंस को इंटरचेंज किया कि डायगोनल्स हाईएस्ट बन जाए, और तीनों इक्वेशंस में से पहली में से x, दूसरी में से y और तीसरी में से z, उनका फॉर्मूला तैयार कर लिया। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस लेनी है। अब इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस क्या होती हैं, ये गेस होता है, गेस वर्क होता है। हमने गेस किया कि सपोज करो x की, y की और z की इनिशियल वैल्यू या वैल्यू 0 है। सपोज करो x, y, z तीनों 0 हैं, और मैंने आपको बताया था कि गॉस सीडल में हमेशा हमने 0 ही इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन गेस करनी है। कई बुक्स में अलग अलग वैल्यूज़ ली होती हैं इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस में, लेकिन वो अगर आपने गलत इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन चूज़ कर लिया तो आपकी आइट्रेशंस इंक्रीज हो जाएंगी। सो वील टेक 0 एज इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो अगला स्टेप था इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन का, वो भी हमने ले लिया। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द आइट्रेशंस। अब आइट्रेशंस कैसे करनी है, ध्यान से सुनो। हमारे पास x, y एंड z के फॉर्मूलाज रेडी हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है बाय पुटिंग द करंट वैल्यू ऑफ y एंड z। नाउ व्हाट इज़ द करंट वैल्यू ऑफ y एंड z, दैट इज़ 0। इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन 0 है ना, फिलहाल तो x, y, z तीनों की वैल्यू 0 है, तो y और z की करंट वैल्यू क्या है, 0। उसको डाल के फॉर्मूला में वी आर गोइंग टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब हमने x की जो करंट वैल्यू आई है एंड इस टाइम जो z की करंट वैल्यू है, z की अभी भी 0 ही है, उन दोनों को निकाल के y निकालना है। फिर जो x और y की करंट वैल्यूज़ आई हैं उनको इसमें डाल के z निकालना है। यानी हर आइट्रेशन में हमने x, y, z निकालना है, और वो निकालने के लिए हमने बाकी वेरिएबल्स की करंट वैल्यूज़ लेनी है, जो उस टाइम करंट वैल्यूज़ है, जो अपडेटेड वैल्यूज़ है, लेटेस्ट वैल्यूज़ है, वो लेनी है। दैट्स इट, सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो y और z 0 है, y और z को 0 इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो x की वैल्यू आ गई, x की कितनी आ गई, 0.85। ठीक है, x के फॉर्मूला में पुट की। अब y का फॉर्मूला निकालेंगे x की लेटेस्ट वैल्यू और z की लेटेस्ट वैल्यू डाल के, तो y की वैल्यू आ गई। अब x की लेटेस्ट वैल्यू एंड y की जो वैल्यू है लेटेस्ट, उसको z के फॉर्मूला में डालेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। सो पहली आइट्रेशन ख़त्म हुई। देन सेकेंड आइट्रेशन, फिर से x की वैल्यू निकालेंगे, जो y की लेटेस्ट है एंड जो z की लेटेस्ट है वो x के फॉर्मूला में डाल के। फिर y की वैल्यू निकालेंगे जो x की लेटेस्ट है एंड जो z की लेटेस्ट थी। देन z की वैल्यू निकालेंगे z के फॉर्मूला से, जो x की लेटेस्ट वैल्यू है एंड जो y की लेटेस्ट वैल्यू है।
थर्ड आइट्रेशन भी, सेकेंड आइट्रेशन भी ख़त्म हो गई, यानी हर आइट्रेशन में हमने एक्स वाई जेड की लेटेस्ट वैल्यूज़ लेके फिर से एक्स वाई जेड निकालना है, ठीक है। तो इसी तरह मैंने थर्ड आइट्रेशन में निकाला, इसी तरह मैंने फोर्थ आइट्रेशन में निकाला। अब मेरी बात सुनो, अब हमने कब तक आइट्रेशंस करते जानी है, स्टॉप कब करना है? आपको क्लियर हुआ ना आइट्रेशंस में करना क्या है? हमने हर आइट्रेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालनी है। कहाँ से निकालनी है? एक्स वाई जेड के जो हमने फॉर्मूलाज तैयार किए थे उसमें से निकालनी है। कैसे निकालनी है? जो अननोन वेरिएबल्स की उस टाइम लेटेस्ट वैल्यूज़ हैं उनको डाल के, ठीक है। अब हर आइट्रेशन में हमने एक्स वाई जेड निकाला। अब कब तक आइट्रेशंस चलेंगी, कब तक हमने ख़त्म करना है? दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है स्टॉपिंग क्राइटेरिया में। स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होता है? स्टॉपिंग क्राइटेरिया मीन्स कि कब हमने स्टॉप करना है। बहुत सारे तरह के स्टॉपिंग क्राइटेरियाज होते हैं। हमारे न्यूमेरिकल में क्या स्टॉपिंग क्राइटेरिया दिया हुआ है? अब ये लाइन को समझो, करेक्टेड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि जब तक, जैसे हमने एक आइट्रेशन निकाल ली, ठीक है, उस आइट्रेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आई, जब तक उस आइट्रेशन की एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ और पिछली आइट्रेशन की जो पिछली निकाली थी एक्स वाई जेड वैल्यूज़ के पहले 3 डेसिमल डिजिट्स सेम नहीं हो जाते। डेसिमल डिजिट्स यानी डेसिमल के बाद, लाइक आपको पता है ना एक नंबर है लाइक 25.12357 इस तरह का नंबर है। व्हाट आर डेसिमल डिजिट्स? डेसिमल डिजिट्स होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद होते हैं। तो पहले 3 डेसिमल डिजिट्स उसने स्टॉपिंग क्राइटेरिया में क्या दिया हुआ है? करेक्टेड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब होता है कि जो हमने अभी आइट्रेशन निकाल ली है लेटेस्ट, लेट अस सपोज मैंने 7th आइट्रेशन निकाल ली अभी, ठीक है, मैंने 7th आइट्रेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकाल ली। अब मेरी जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आई हैं ना, उनके पहले 3 डेसिमल डिजिट्स जो हैं वो पिछली 6th आइट्रेशन के एक्स वाई जेड के 3 डेसिमल डिजिट्स से सेम है। यानी जो मेरी 7th आइट्रेशन में एक्स की वैल्यू आई है उस डेसिमल से पहले तो नेचुरली सेम होना चाहिए। डेसिमल के बाद के 3 जो मेरी 7th आइट्रेशन में एक्स की वैल्यू आई है वो सेम है जो 6th में आई है। चौथा डिजिट चाहे डिफरेंट हो, लाइक 7th आइट्रेशन में मुझे एक्स की वैल्यू मिली 25.123 और आगे है 579, और 6th आइट्रेशन में जो वैल्यू आई थी वो आई थी 25.123.777। अब पहले 3 डेसिमल डिजिट्स तो सेम है ना, डेसिमल से पहले तो ऑफकोर्स सेम होना चाहिए। पहले 3 डेसिमल डिजिट्स तो 6th आइट्रेशन और 7th आइट्रेशन में एक्स के सेम है ना, तो हमने ऐसे ही वाई की होने चाहिए, ऐसे जेड की होने चाहिए। मीन्स 7th आइट्रेशन का वाई और 6th आइट्रेशन का वाई के डेसिमल के पहले की वैल्यूज़ एंड डेसिमल के बाद की 3 वैल्यूज सेम हो। इसी तरह जेड, 7th आइट्रेशन का जेड और 6th आइट्रेशन का जेड, डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद की 3 वैल्यूज़ सेम होंगी, तो हमने वहाँ स्टॉप कर जाना है क्योंकि हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया अचीव हो गया, 3 डेसिमल डिजिट्स मैच होने शुरू हो गए हैं। अब सपोज करो 7th आइट्रेशन में एक्स की 3 मैच हो गए 6 से, वाई के भी हो गए 3 6 से, 6th आइट्रेशन से, लेकिन जेड के नहीं मैच हो रहे, तो एक आइट्रेशन और परफॉर्म कर दो, 8th आइट्रेशन, उसमें डेफिनेटली हो जाएंगे। एक्स के वाई के तो ऑलरेडी हो गए थे, वो अगली आइट्रेशन में भी 3 डेसिमल डिजिट्स मैच हो जाएंगे और जेड के भी हो जाएंगे, ठीक है। सो जब तक तीनों वेरिएबल्स एक्स वाई जेड स्टॉपिंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते तब तक हमने आइट्रेशंस परफॉर्म करते जानी है। अब देखो हमारा है करेक्टेड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो मैंने जब सेकेंड आइट्रेशन के बाद थर्ड आइट्रेशन की, सेकेंड आइट्रेशन में मेरी एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आई थी 1.0025 माइनस 0.9998 एंड 0.9998। थर्ड आइट्रेशन में एक्स की वैल्यू आई 1 मीन्स 1.0000, जितने मर्जी जीरोस डाल दो। वाई की आ गई -1 माइनस 1.0000 एंड जेड की आ गई 1.0000। अब ये वैल्यूज़ पिछली आइट्रेशन से मैच नहीं कर रही, सो हम एक और आइट्रेशन निकालेंगे। जब मैंने 4th आइट्रेशन निकाली तो फिर से मुझे वही वैल्यूज़ मिली,
x की 1.000, z की -1.000 और z की 1.000। अब देखो फोर्थ आइट्रेशन एंड थर्ड आइट्रेशन में x की डेसिमल से पहले वैल्यू मैच हो रही है 1 1 और डेसिमल के बाद की भी 3 डिजिट्स मैच हो रहे हैं। 3 देखने हैं मैंने, फोर्थ की नहीं ज़रूरत, फोर्थ नहीं मैच हो रहा, इट्स ओके, हमने 3 देखने हैं। इसी तरह y की डेसिमल से पहले एंड डेसिमल के बाद के 3 फोर्थ आइट्रेशन एंड थर्ड आइट्रेशन में मैच हो रहे हैं। इसी तरह z के डेसिमल के पहले का और डेसिमल के बाद के 3 फोर्थ आइट्रेशन एंड थर्ड आइट्रेशन में वैल्यूज मैच हो रही हैं। सो आई विल स्टॉप हियर बिकॉज आई हैव अचीव द स्टॉपिंग क्राइटेरिया। अगर उसने 4 डेसिमल प्लेसेस कहे होते तो मुझे 4 डिजिट्स मैच करने पड़ते, ठीक है। तो 1-2 आइट्रेशंस हो सकता है और लग जाएं। इस केस में तो सीधी वैल्यूज़ आ गई ना, 1 -1 और 1। लेकिन अगर डेसिमल्स में वैल्यूज़ आ रही हैं तो 4 डेसिमल डिजिट्स को मैच करने के लिए 1-2 आइट्रेशंस और लग जाएंगी। 3 डेसिमल डिजिट्स को मैच करना है तो 1-2 आइट्रेशंस कम लग जाएंगी क्योंकि 3 जल्दी मैच हो जाएंगे, ठीक है। सो हमें स्टॉपिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आइट्रेशंस करनी है। सो अब मैंने क्या लिखना है, मैंने लिखना है सिंस द रिजल्ट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ आइट्रेशन 4 आर सेम एज दैट ऑफ आइट्रेशन नंबर 3 सो वी विल स्टॉप हियर। वैसे इस लाइन को मैं और रिफाइन करके आपको बोलती हूँ, आप ऐसा लिखो सिंस द 3 डेसिमल डिजिट्स ऑफ x y z in iteration number 4 matches with 3 decimal digits of x y z in iteration number 3 so we will stop here। हम इस तरह स्टॉपिंग क्राइटेरिया लिखते हैं बिकॉज हमें 3 डेसिमल डिजिट्स का कहा गया है तो हम उसी के अकॉर्डिंगली स्टॉपिंग क्राइटेरिया लिखते हैं। जो मैंने आपको अभी लाइन बोली है उस लाइन को काइंडली यहाँ अपडेट कर लेना। वीडियो को बैक करके दोबारा उस लाइन को सुन लो और वो लाइन लिखनी है, ठीक है। सो एट द एंड वी गेट दिस आंसर। और सेम एलिमिनेशन जॉर्डन की तरह वी कैन चेक दिस आंसर। हम इन वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड्स में डाल सकते हैं और हमारे पास राइट हैंड साइड्स अगर आ गए तीनों में, इट मीन्स आवर वैल्यूज आर करेक्ट। फाइन। सो गॉस सीडल मेथड में हमने क्या क्या किया, हमने सबसे पहले इक्वेशंस को इंटरचेंज किया सो दैट द डायगोनल एलिमेंट्स बिकम लार्जेस्ट इन मैग्नीट्यूड। Then we got the formulas for x, y and z from the equation number 1 या from the row number 1, 2 and 3 और उनको हमने equation 1, 2 और 3 कह दिया। Then we took 0 as initial approximations of x, y, z and then we started with the iterations। और हर iteration में हमने x, y, z की values find करनी है using the formulas which we obtained by putting the or by substituting the latest values of x, y, z in the formulas। और ये इक्वेशंस कब तक करते जानी है, जब तक हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया मैच नहीं हो जाता। अभी इस चैप्टर में तो सिर्फ गॉस सीडल ही एक ऐसा मेथड है जो आइटरेटिव मेथड है। जब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगी ना इसके बाद, उसमें जो हम मेथड्स करेंगे ना वो तीनों ही आइटरेटिव हैं। वो नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड हैं। ये लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर है ना, अगला नॉन लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर है और वो तीनों मेथड आइटरेटिव हैं। तो उसमें आप देखोगे कि स्टॉपिंग क्राइटेरियाज अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। तो वो हम तब पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गॉस सीडल मेथड। Now the last method to solve the system of linear equations is matrix inverse method। इसमें हम मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। मैट्रिक्स आपने स्टडी की हुई है मैथ्स में। नाउ द क्वेश्चन इज वी आर गिवन 3 इक्वेशंस और हमें कहा गया कि इनको सॉल्व करो, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड करो यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है, जितने कॉन्स्टेंट्स हैं या इनको कोफिशिएंट्स कहते हैं, 1 1 1, 3 4 3, 3 3 4, 1 1 1, 3 4 3, 3 3 4, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं वो लिख दिए इक्वल्स टू, फिर राइट हैंड साइड्स डाल दिए। ऐसा मैंने कैसे किया, क्यों किया, जब आप इस मैट्रिक्स को ओपन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों मैट्रिसेस को, तो क्या बनेगा, 1x + 3y + 3z = 29।
पहली इक्वेशन 1x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल्स टू 30, सेकेंड इक्वेशन 1x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 36, थर्ड इक्वेशन। तो मैंने इस तरह इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। फाइन, इस मैट्रिक्स को मैंने A कह दिया, कैपिटल A, इसे कैपिटल X कह दिया और इसे कैपिटल B कह दिया। तो मेरा क्या बन गया फॉर्मूला, AX इक्वल्स टू B। हमें चाहिए क्या, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी मुझे X मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो X मैट्रिक्स क्या बनेगा, A इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा A इन्वर्स ऑफ B। ठीक है, क्लियर हुआ। जब A इधर गया तो A B के नीचे आ गया, B बाई A। B बाई A तो मैट्रिसेस में लिखते नहीं, हम क्या लिखेंगे, A इन्वर्स ऑफ B। सो इसका मतलब अगर हम किसी तरीके से A इन्वर्स निकाल लें, B तो हमारे पास है, हम A इन्वर्स निकाल लें, उसको B से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास X आ जाएगा, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ जाएंगी। दिस इज़ A, दिस इज़ X, दिस इज़ B एंड X इज़ A इन्वर्स B। सो इट मीन्स हमारा मेन टारगेट क्या है, टू फाइंड A इन्वर्स। दिस इज़ आवर मेन टारगेट। और अगर आपने मैट्रिसेस पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि A इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होता है। A इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। और एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालते हैं, तो पहला टारगेट हमारा एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करने का है। एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा तो अगला टारगेट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करने का। जैसे ही हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा तो हमारे पास A इन्वर्स आ जाएगा। और जैसे हमारे पास A इन्वर्स आ जाएगा तो हम उसको B से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास X मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, ये तरीका हमें फॉलो करना है। सो नाउ द मेन टारगेट इज़ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A। एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। इट मीन्स हम किसी तरह एडजॉइंट ऑफ A फाइंड कर लें टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ A, एंड किसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड कर लें टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो हमें A इन्वर्स मिल जाएगा। एंड A इन्वर्स मिल गया तो A इन्वर्स को B से मल्टीप्लाई करके वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ X। सो दिस इज आवर टारगेट। सो नाउ लेट अस फाइंड एडजॉइंट ऑफ A। नाउ एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स A is calculated by calculating the cofactors of that matrix and then taking the transpose of the matrix of cofactors। यानी सबसे पहले हमें A मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर वो जो मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज लेना है। कैसे करना है, देखो ध्यान से। पहली बात, कोफैक्टर्स को कैपिटल A से डिनोट करते हैं, A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। फाइन, ये हमने फाइंड करने हैं कोफैक्टर्स। कैसे निकालने हैं, हमने ये 9 कोफैक्टर्स हैं तो हमने 9 के 9 कोफैक्टर्स निकालने हैं। क्या तरीका होता है, लाइक मैंने A11 निकालना है, ठीक है, A11 यानी फर्स्ट कोफैक्टर निकालना है, तो -1 लेना है, -1 की पावर लेनी है कितनी, दिस इज़ 1 1, सो 1 + 1। अगर 1 2 निकालना है तो -1 की पावर 1 + 2, 1 3, 1 + 3, 2 1, 2 + 1, 2 2, 2 + 2, 2 3, 2 + 3, ऐसे ही 3 1, 3 2, 3 3। सो -1 की उतनी पावर ले लेनी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब डिटर्मिनेंट निकालना है। किसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ध्यान से देखो। मुझे ये दोनों पेजेस आपको शो करने पड़ेंगे। ये मैट्रिक्स A है, यहाँ इधर देख लो, दिस इज़ A मैट्रिक्स। फाइन, मुझे क्या निकालना है, A11। ठीक है, तो A11 मैं कैसे निकालूंगी, A11 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 1 1, ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो, तो इनको आप गायब कर दो अपने माइंड में। क्या बच गया, 4 3 3 4, तो 4 3 3 4। ठीक है, ऐसे ही A12 है, 1 2 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अपने माइंड में इसको गायब कर दो। तो क्या बच गया, 1 3 1 4, 1 3 1 4। A13, 1 3 मीन्स फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सोचो ये नहीं है तो क्या बच गया, 1 4 1 3, 1 4 1 3। A21 मीन्स सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बच गया, 3 3 3 4, 3 3 3 4। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम,
क्या बच गया 1 3 1 4 1 3 1 4 8 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या बच गया 1 3 1 3 1 3 1 3 सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 फाइन। चलो अब आपको पता तो लग गया आपने करना कैसे है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, -1 की पावर 2 यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, सो पॉजिटिव प्लस, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 4 16, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर माइनस का साइन डाल के फिर इन दोनों को 4 इंटू 4 16 -3 इंटू 3 9, सो 16 माइनस 9 दैट इज 7। 1 इंटू 4 4 -3 इंटू 1 3, 4 माइनस 3 इज 1, और यहाँ पावर क्या थी -1 की 3 मीन्स नेगेटिव -1, -1 रेज़ टू पावर 3 मीन्स -1 इंटू -1 इंटू -1 मीन्स -1 माइनस नेगेटिव। इसी तरह -1 की पावर 4 मीन्स पॉजिटिव, बिकॉज -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव 1 आएगा। एंड ये कैसे निकालना डिटर्मिनेंट, 1 इंटू 3 -1 इंटू 4, सो -1। -1 की पावर 3 मीन्स -1, and 4 3s are 12, minus 3 3s are 9. 2 plus 2 4, -1 की पावर 4 means 1, 4 minus 3 that is 1, 3 minus 3 that is 0. सो इस तरह हमने कोफैक्टर्स को निकालना होता है, प्रैक्टिस करना क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास सारे कोफैक्टर्स निकल आए। अब हमने सारे कोफैक्टर्स को यहाँ पे लिख देना है और हमने उनका ट्रांसपोज ले लेना है। मैंने सारे कोफैक्टर्स जो मेरे आए हैं यहाँ पे लिख दिए। अब इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज मीन्स मैट्रिक्स को ऐसे कर देना है, रोज़ को कॉलम बना देना है, कॉलम्स को रोज़ बना देना है, घुमा देना है मैट्रिक्स को। तो 7 -1 -1, 7 -1 -1, -3 1 0, -3 1 0, -3 0 1, -3 0 1, मैंने रोज़ को कॉलम्स बना दिया। सो दिस इज़ हाउ ट्रांसपोज इज टेकन एंड वी गेट एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता था, एडजॉइंट ऑफ ए था कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो मैंने कोफैक्टर्स निकाल लिया और ट्रांसपोज ले लिया, तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, यानी मेरे पास ए इनवर्स निकालने के लिए न्यूमरेटर पोर्शन आ गया। नाउ आई नीड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, कंप्लीट मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए थी मेरी वो मैंने कंप्लीट यहाँ लिख दी। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है A11, इसको लिखा पहले रो और पहली कॉलम A11, ठीक है। इसको भूल गए क्योंकि इसको हमने लिखा 1, ठीक है। ये जहाँ जौन सी रो और कॉलम से ये बन रहा है उसको भूल जाओ। क्या बच गया 4 3 3 4, 4 3 3 4, फिर माइनस साइन डालना होता है। माइनस सेकेंड एलिमेंट लिखा ये वाला, ये कौन से रो कॉलम से बन रहा है, इससे और इससे, इसको भूल जाओ। तो क्या बना 1 3 1 4, 1 3 1 4, फिर प्लस डालना है, ठीक है। पहला प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। अगला एलिमेंट क्या है 3, हमने पहली रो के ही तीनों एलिमेंट्स लिखने हैं, 1 3 3 प्लस माइनस प्लस। तो ये 3 लिखा, ये 3 कौन से रो कॉलम से बन रहा है, इनसे। सो इनके अलावा क्या बचा 1 4 1 3 1 4 1 3, ये लिख लिया। अब हमने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 4 16, -3 इंटू 3 9, सो 16 माइनस 9 इज 7, 7 इंटू 1 इज 7, सो 1 इंटू 16 माइनस 3, -3 4 -3 प्लस 3 3 -4, सॉल्व किया तो 1 आ गया। नाउ ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बाय चांस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 1, सो हर एलिमेंट को 1 से हमने डिवाइड करना है, वो सेम ही रहेगा। 2 होता डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने 2 से डिवाइड करना था सबको, अब 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रहेगा। सो हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए जो आया था वो लिख दिया डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज़ 1, सो वी गेट ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमारा ये आ गया। और हमने क्या फाइंड करना था, एक्स, एक्स इज ए इनवर्स ऑफ बी, सो ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज ए इनवर्स, बी मैट्रिक्स क्या थी 29 36 36, 29 30 36 लिख दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करना आता है। 7 इंटू 29 -3 इंटू 30 -3 इंटू 36, दैट कम्स टू बी 5, -1 इंटू 29 प्लस 1 इंटू 30 प्लस 0 इंटू 36,
1, -1 इंटू 29, 0 इंटू 30, 1 इंटू 36। जो हमारी इन्वर्स वाली मैट्रिक्स थी ये 3/3 ऑर्डर की थी, जो बी मैट्रिक्स है ये 3/1 ऑर्डर की है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो कौन से ऑर्डर की बनेगी पता है ना आपको? इसका फर्स्ट ले लेते हैं, इसका लास्ट ले लेते हैं, 3/1 की। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स बनी 5 1 7 ये 3/1 ऑर्डर की, यानी 3 रोज हैं, इसमें कॉलम एक ही है, ठीक है। सो x कम्स टू बी 5, x क्या था? x मैट्रिक्स थी किसकी? XYZ की। सो x कम्स टू बी 5, y कम्स टू बी 1, z comes to be 7. So this is the answer. So this is how we solve the equation using matrix inverse method. And same इसमें भी हम अपनी आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं by substituting these values on the left hand sides of the given equation. And if we get right hand sides of all three equations, then we can say that our answer is absolutely correct. Fine. So this was all about the chapter of system of simultaneous linear algebraic इक्वेशंस। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक तो डेफिनेटली आना ही आना है न्यूमेरिकल, 2 भी आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।